उसमें सबसे मोस्ट रीसेंट आपको आइडिया मिल जाता है अबाउट पास्ट पेपर, अबाउट द टॉपिक्स कमिंग। और जैसा कि मैंने कहा, आपका जो थ्योरी पेपर होता है काफी बड़ा होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी होती है। 50% वेटेज है आपके ग्रेड के लिए। और आपने लास्ट ईयर जो पेपर मेरे साथ किया था पूरा, उस पेपर में आपने देखा कि कितनी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास, कि कितना जल्दी जल्दी हम उसमें स्कोर कर सकते हैं, टाइम बचा कर स्कोर कर सकते हैं। बहरहाल, तो चूंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, और मैंने आपको कहा था कि दो तीन पेपर भी अगर आप ढंग से कर लेंगे ना मेरे साथ, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे टॉपिक्स आते हैं, आंसर कैसे लिखने होते हैं। ठीक है ना। फिर आप याद रखें कि आपका जो कल थर्सडे है, और थर्सडे और सैटरडे को अभी आप बड़ा ब्रेक करके करें। आपने एक पास पेपर सेशन मंडे को लिया था, आज एक कर रहे हो। कल और परसों एटीपी सेशन होगा। शायद मैं मॉर्निंग में कोई रिवीजन क्लास रखूं जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने रिवाइज कराने। तो ये इस तरह इस हफ्ते में और अगले हफ्ते के 2-3 दिन काफी फ्रूटफुल होने वाले हैं, ताकि चीजें निमट जाए। फिर पास पेपर में भी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखने पर नहीं जाता, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि हमारे पास एक बड़ा मसला ये रहा है कि हमारे बहुत सारे शहजादे और शहजादियां पूरे साल अपनी मनमानी दिखाते रहते हैं। और जी, स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं, छुट्टी मार ली, फला हो रहा है, छुट्टी मार ली। और जनाबे अली, अब क्या है, बैठे हुए हैं कि फला टॉपिक नहीं पढ़ा, फला टॉपिक नहीं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो है ना वो आप जितनी ज्यादा अवेलेबल रिसोर्स है उससे फायदा उठाए। ठीक है जी। एसिड बेस, बेटा एसिड बेस कराते हुए भी मैंने ये बात बताई थी कि ये चैप्टर बाद में कराने का मकसद ये था कि ऐसे बड़े चैप्टर्स, टिपिकल चैप्टर्स बड़ा मुश्किल होते हैं कि मैं रिवाइज कराऊं पूरा का पूरा। इट्स नॉट इजी, आपके लिए कहना बहुत आसान सा होता है। और मैं अभी इतना कमर्शियल टीचर नहीं हूं कि मैं उसको रिविजन के नाम पर बस पेल दूं। ठीक है, तो इसलिए आप यूं समझ लीजिए कि एसिड बेस का खैर पूरा चैप्टर मौजूद है यूट्यूब पर। आपको अगर चैप्टर आपने पढ़ा हुआ नहीं है मेरे साथ, तो आप उसको वहां से कवर कर सकते हैं। और उसके बाद वंस आपने कवर किया और फिर आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे या कोई कंसेप्ट क्लियर करना चाहेंगे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव वे होगा, बजाय इसके कि आप पूरे चैप्टर का वो लाट डाल दें। हाँ, एग्जाम से पहले आई ट्राई, क्योंकि देखो 4-5 पेपर्स भी तुम मेरे साथ कर लोगे, यू विल गेट एन आइडिया। ठीक है बेटा, पास पेपर प्रैक्टिस से ग्रेड उसी वक्त इंप्रूव होता है जब आप लर्निंग करते हैं और आपने सिलेबस लर्निंग अपनी पूरी की भी होती है। चलिए, तो ये फरवरी मार्च का, बेटा आप देख पा रहे हैं आज हम जो पेपर करने जा रहे हैं, ये फरवरी मार्च 2024 का वेरिएंट है। और चूंकि ये आईजीसीएसई का पेपर है, और तो ये 1 आवर 15 मिनट्स में करना होता है, जबकि मार्क्स इसके बराबर ही है। 80 मार्क का पेपर आपका भी होता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जीसीएसई वाले हैं। ये पेपर कराने के दो मकसद है, क्योंकि हमारे पास आईजीसीएसई वाले बच्चे भी हैं, जैसे वो जीसीएसई वाले पेपर में साथ बैठते हैं, इस तरह आज आप करेंगे। दूसरी चीज ये कि यही सबसे ज्यादा मोस्ट रिसेंट पेपर है जो हमारे पास प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। तो ये बहुत अपने आप में एक अच्छा जो है ना वो आपका लर्निंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये पेपर यूजुअली 1 आवर 15 मिनट के में करना होता है, और ये आप कर भी पाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो इसका डिफिकल्टी लेवल है वो काफी कम होता है। और अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं तो स्ट्रेट अवे आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हम समझ समझ के करेंगे चीजों को, मैं रिवाइज भी, मैं हमेशा कहता हूँ कि पास पेपर के थ्रू भी रिवीजन ही हो रहा होता है। तो ये दिमाग से निकाल दें, अब पूरा टॉपिक पढ़ने वाला टाइम चला गया। आपको जो टॉपिक पढ़ा हुआ है आप पास पेपर के थ्रू उसको रिवाइज करें। दैट्स हाउ इट इज। ओके, तो पहला सर, सवाल बिस्मिल्लाह करते हैं आ, जी बेटा। क्या क्या ये जीसीई के लिए भी वायबल है? जाहिर बेटा, मैं क्यों करा रहा हूँ यार, क्या बच्चों वाले सवाल कर रहे हो यार। क्यों वायबल नहीं होगा? मतलब अब मैं बेवकूफ, आपको क्या लग रहा है मैं बेवकूफ हूँ जो मैं टाइम पास करने के लिए एक फजूल पेपर करा दूंगा? आप नहीं, कुछ बताएं मुझे ऐसे आप। ऐसे भी कोई टॉपिक्स होंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है। मेरे बच्चे, आप सेशन के शुरू में होते हैं तो मैंने आपको हेड टू हेड सिलेबस आउटलाइन कवर करके बताई थी कि 99% टॉपिक्स बिल्कुल सेम है। ठीक है। सही। और इसीलिए अभी आपको रियलाइज भी नहीं होगा करते हुए कि पेपर, आप अगर मैं इसमें आपको ये हटा दूं ना ये वाला, तो आप ये बता भी नहीं सकते मुझे कि ये पेपर आईजीसीएसई का है या जीसीसी का है। तो इसलिए सही यार कह रहे मैं, मेरे जान इतना तो ट्रस्ट करो ना अपने टीचर पे यार। क्या कर रहे हो सोएब, तुम ऐसे सवाल करोगे ये तो फिर अपने टीचर पे ही ट्रस्ट इश्यूज है, इसका मतलब है आपको है कि वो हो। टाइम पास करने के लिए पेपर करा रहे तेरी हैं। कौन ठीक है, बल्कि एक जी। डिफरेंट एंगल तुम्हें मिलेगा अभी कवर करने के लिए। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आप तेरी पहले कौन ही पहले ही स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप, हाँ। मार्च 2024, 1.5 महीने पहले का पेपर है। बहरे हो गया अभी यहाँ, अभी तो ये दिखा के आया हूँ, तो हाईलाइट करके आया हूँ, फिर वही वही सवाल कर रहा हूँ। मार्च 2024, वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट पेपर अवेलेबल। ठीक है जी। सो आयरन ओर कंटेन्स आयरन, अच्छा जी, आयरन ओर का सवाल आ गया, ब्लास्ट फर्नेस का सवाल आ गया है। तो मैं याद दिलाता हूँ ब्लास्ट फर्नेस का प्रोसेस। कुछ लोगों ने इसे लेक्चर में सुना था दिसंबर वेकेशन में, ज्यादातर लोगों ने इसे लाइव क्लास में पढ़ा हुआ है। तो मैं जरा इससे पहले के सवाल कराऊं,
मैं आयरन का ब्लास्ट फर्नेस का प्रोसेस याद दिला देता हूँ। आपके सिलेबस में दो मेटल्स हैं जिनके एक्सट्रैक्शन आपने पढ़ी थी, एक आयरन है और एक एल्यूमिनियम है। आयरन का एक्सट्रैक्शन किससे होता है बेटा? कौन से ओर से होता है? हेमेटाइट ओर। और एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन किससे होता है? ये रिवीजन ही हो रहा है, इसकी बॉक्साइट बात ओर। क्यों ठीक है, कर जो रही है? सॉरी, जोर से बोलो। हम्म, हेमेटाइट, बेटा माइक बंद रखें, अगर कोई फजूल बात करनी है तो प्लीज, माइक पे डिस्टर्बेंस होती है, माइक्स बंद रखें ताकि आप डिस्टर्ब ना करें क्लास को, टेम्पो खराब होता है। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें, जो अबीर अभी कह रहे थे कि रिवीजन, तो रिवीजन इस तरह हो जाता है। तो हेमेटाइट और बॉक्साइट दो तरह के ओर हमारे सिलेबस में, ये आयरन का ओर है जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, और ये एल्यूमिनियम का ओर है जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3। एल्यूमिनियम चूंकि कार्बन से ऊपर आता है, तो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि जो एलिमेंट कार्बन से ऊपर होते हैं उनके लिए कौन सा मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन यूज होता है बेटा? जिनको जवाब आता है वो जवाब दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। और जो एलिमेंट कार्बन से नीचे आते हैं उनके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मेथड। रिड्यूसिंग एजेंट मेथड। एक मिनट रुक जाओ, एक कॉल आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम अयाज, क्लास में हूँ, बोलो बेटा। सर केमिस्ट्री का पासवर्ड तो भेजना सर, आपने मीटिंग कोड भी भेजना मुझे। क्या बोल रहे हो? दो भाई, वही लिंक है यार, एक ही लिंक होता है सारी मीटिंग। एक ही लिंक होता है, अच्छा मैं आ रहा हूं। ठीक है जी। तो आयरन, अच्छा, फिर आयरन का जो एक्सट्रैक्शन होता था वो याद करो ब्लास्ट फर्नेस में होता था। और ब्लास्ट फर्नेस अगर आपको याद हो तो इस तरह का एक फर्नेस होता था जो हमने ड्रॉ करके अपनी लर्निंग की थी। इस तरह का एक फर्नेस होता था, इसमें नीचे से हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर डालते थे, ऐसा कुछ डायग्राम आपको याद आएगा। और यहाँ पर ऊपर से, मैं शॉर्टकट में रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी जल्दी से ताकि याद आ जाए, आप अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं। यहाँ से Fe2O3 डालते थे जिसके साथ सैंड की इंप्योरिटी शामिल होती थी, और साथ ही में आप कोक डालते थे और कैल्शियम कार्बोनेट डालते थे। ठीक है जी। और यहाँ नीचे से आता था हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर। ठीक है जी, हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर आता था। और अगर आपको रिएक्शन की सीरीज याद हो तो उसमें सबसे पहले क्या होता था? कोक में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर कार्बन से रिएक्ट करके बनाता था कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि मेन रिड्यूसिंग एजेंट था। और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर याद करें तो ये आयरन में से, आयरन के ओर में से आयरन को बाहर निकाल देता था और फॉर्म कर लेता था दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से आपको आयरन मिलती थी बिल्कुल बॉटम पे, मोल्टन फॉर्म में मिलती थी बॉटम पे, मोल्टन आयरन। उसके बाद ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता था ये थर्मली डिकम्पोज होता था, कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड था ये सिलिका सैंड से कंबाइन हो जाता था, और सैंड से कंबाइन होकर क्या बना देता था बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 गिव्स कैल्शियम सिलिकेट, जो कि आयरन के ऊपर, जिसकी लेयर आयरन के ऊपर जो है वो फ्लो करती थी, इसे इस प्रोसेस का स्लैग कहते थे। जिन बच्चों ने प्रोसेस ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का पार्ट था। कुछ बच्चों ने इसे रिकॉर्डिंग में कवर किया था और ज्यादातर बच्चों ने इसे लाइव क्लास में पढ़ा हुआ है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इसमें जनाब अली आयरन की एक्सट्रैक्शन थी। और मैंने अभी सवाल नहीं देखा है, सवाल मुझे नजर आया कि आयरन की एक्सट्रैक्शन पर है, तो मैंने कहा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दूं। तो आपके सिलेबस में दो मेटल्स की एक्सट्रैक्शन शामिल थी, एक आयरन की जो सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस से होती थी, इलेक्ट्रोलिसिस से होती थी, और दूसरा आयरन की जो ब्लास्ट फर्नेस में होती थी। और ब्लास्ट फर्नेस में ये हमारा ओर था जिसका नाम था हेमाटाइट, और ये ओर के साथ हम डालते थे कोक और कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर ये तीन सेट एक रिएक्शन के थे और ये दो रिएक्शन का एक सेट था। इस तरह से ये पांच रिएक्शन इस प्रोसेस में हुआ करते थे। जबकि एल्यूमिनियम की अगर एक्सट्रैक्शन रिवाइज करें तो इसमें सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस होती थी, जिसमें बहुत सारे एनोड का इस्तेमाल ही होता था। एनोड जो है वो कार्बन के बने होते थे, एनोड जो है वो कार्बन के बने होते थे। अब अगर आपको याद हो तो Al2O3, यहां पर प्रोसेस क्या था अज़ाम याद है? Al2O3 के साथ हम करते थे क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, ताकि मेल्टिंग पॉइंट क्या कर दें? डिक्रीज कर दें। एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट ओवरऑल क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। और फिर हम एक्सट्रैक्शन करते थे। कैथोड पर आपको एल्यूमिनियम मिलता था, एनोड पर आपको ऑक्सीजन मिलती थी, जो एनोड के कार्बन से कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती थी। अगर आपके पास ये प्रोसेस सुहेब लिखा हुआ है कॉपी में, जी सर। ठीक है, तो ये आपने प्रोसेस एक्सट्रैक्शन के पढ़े थे।
आइडिया क्या था एक्सट्रैक्शन का, कि जो एलिमेंट कार्बन से नीचे होते हैं उनमें हम कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, जो एलिमेंट कार्बन से ऊपर होते हैं उसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसकी डिटेल लॉजिक हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अब ये तो मैंने सारी बकवास कर दी। अयाज आ गए क्लास में? अयाज चले, अब आ गए नहीं आ गए, आगे कंटिन्यू। तो अब सवाल पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा रिकॉल कर दिया, देखते हैं सवाल में क्या किया हुआ है। कहता है आयरन ओर कंटेन्स आयरन 3 ऑक्साइड, अब ब्लास्ट फर्नेस इज यूज्ड, ये बात तो मैंने अभी आपको रिवाइज करी थी। इक्वेशन फॉर सम रिएक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस आर शोन, ब्लास्ट फर्नेस में होने वाले कुछ रिएक्शन शो किए गए हैं। आप देखें ये रिएक्शन मैंने लिखा, अभी कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन अभी देखें, हमने पीछे लिखा हुआ है, ये रहा, ये पहला रिएक्शन आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, इसने भी ये लिखे है मेरे ख्याल है। ये आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन इसने लिख दिया, जो हमने ये लिखा हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट वाला कहाँ गया, ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन आ गया। और उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका का रिएक्शन आ गया, जो हमने ये लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका का रिएक्शन। ठीक है जी। तो आयरन का जिन्होंने एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है वो आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। अब सवाल शुरू होते हैं। अब देखो एक एक दो नंबर के सवाल है, मुफ्त के मार्क्स से फुल स्कोर 100% स्कोर वाला पेपर है, 100%। इसमें वो नहीं रोना गाना के सर 4 नंबर कट गए, 6 क्यों कट गए भाई, ऐसे कैसे कट जाएंगे, बाप का राज है क्या। चलो शुरू करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 शोज द कंबशन ऑफ कार्बन इन ब्लास्ट फर्नेस, नेम द सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड द कार्बन फॉर दिस रिएक्शन। हाँ भाई, कौन से सब्सटेंस से कार्बन आ रहा है, कार्बन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कोक, वेरी गुड। कार्बन कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा, कोक। चलो स्टेट दी पर्पस, एक नंबर मिल गया। स्टेट, अब देखो सवाल अभी हमने स्टार्ट किया 5:32, अब देखो कितनी देर में कंप्लीट होता है। स्टेट दी पर्पस ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इन दी ब्लास्ट फर्नेस। बेटा कंबशन कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक। मुझे बताओ अगर हमने इसमें कंपाउंड ऑफ कार्बन यानी कार्बन की कंबशन कराई है तो क्यों कराई, कंबशन क्यों कर रहे हैं हम कार्बन की, टू कंबशन में क्या होता है, हीट, वेरी गुड, टू प्रोवाइड हीट, वेरी गुड। एक एक नंबर लेते जाओ, शाबाश। आगे चलते हैं। आयरन 3 ऑक्साइड इन आयरन ओर इज कन्वर्टेड टू आयरन व्हेन इट रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी देखो मैंने ये बात रिपीट की, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बेटा, माइक बंद रखे, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो। यार ये किसकी आवाज आ रही है बेटा, डिस्टर्बेंस होगी, इस तरह नहीं करो, माइक बंद रखो प्लीज, ठीक है जी। तो अभी हमने क्या कहा कि अगर आपने प्रोसेस रिकॉल किया होगा, देयर इज नथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी न्यू। आपसे वो क्या कहता है कि भाई आयरन आयरन ओर में से आयरन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है, और फिर कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन इन आयरन 3 ऑक्साइड। ये हमने मोल्स में पढ़ा है, क्या मोल्स में हमने परसेंटेज बाय मास निकालना सीखी हुई है, यस। आयरन की निकालनी, कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ आयरन, बोलो भाई, कितने आयरन है इसके अंदर अयाज, 2 आयरन है, Fe मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय, बेटा 2 नंबर है, वर्किंग नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। Fe2 प्लस O इंटू 3, अब वैल्यू डाल दो। Fe का जो एटॉमिक मास है पीरियोडिक टेबल से ले लोगे, 56 इंटू 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा, क्योंकि यहाँ 2 मौजूद है। 56 इंटू 2 फिर नीचे भी आ जाएगा 56 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकाल रहे हैं जी। सॉल्व करें, बताएं कितना आ रहा है, 70%। कितना आ रहा है, 70 जी। सॉल्व किया है बेटा, इंशरा खान सॉल्व करते जाओ, मुस्तफा सुहेब सॉल्व कर रहे हो, यस सर 70, ओके। सर क्या आयरन का परसेंटेज निकालना हमने सीखा हुआ है, कैसे निकालते हैं बेटा, जिन बच्चों को नहीं पता है कैसे निकालते थे, कि जो भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना होता है उसके जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका रिलेटिव मास ऊपर रखते हैं, उनको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। इज दैट क्लियर? नबीहा शफीक, इंशरा खान, परसेंटेज कंपोजिशन, फरिया पराचा, बुशरा मंजर, राफिया अदन, अरे आज तो बड़े बड़े मेहमान भी आए हुए। बुशरा आज कैसे कैसे, तुम तो यार बिल्कुल गेस्ट की तरह आती हो, कभी आती हो कभी नहीं आती हो, पता नहीं क्या सीन तुम्हारा है। चलो बेटा क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। स्टेट द नेम ऑफ द आयरन ओर व्हिच कंसिस्ट मेनली ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड। हाँ जी, कौन सा आयरन का ओर है, शाबाश, क्विकली। हेमाटाइट, कौन सा ओर है बेटा, हेमाटाइट।
अब कौन है जो तुम्हारा नंबर काटेगा अल्लाह के अलावा? डिस्क्राइब हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है बेटा? यहां मैंने लिख के दिखाया था। कार्बन मोनोऑक्साइड देखो कैसे बनती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन डाई रिड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब फर्दर कार्बन से रिएक्ट करती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। इसी को हम यहाँ लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है कार्बन से टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। इज दैट क्लियर? इसको बैलेंस कर देंगे 2 लगा के। अदन, अहमद, ताहा, मनाहल, फरीहा, मुस्तफा, इस्माइल, नबिया। क्लियर? यस सर। राइट द सिंबल इक्वेशन। देखो सिंबल इक्वेशन नहीं बेटा, केमिस्ट्री बायोलॉजी में अपना उसके स्पेलिंग के नंबर नहीं कटते। राइट द सिंबल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन आयरन 3 ऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू आयरन। आयरन 3 ऑक्साइड जब आयरन में कन्वर्ट होता है उसकी इक्वेशन लिखना है। सिंबल इक्वेशन लिखा है, स्टेट सिंबल नहीं लिखा हुआ। सिंबल इक्वेशन, इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस करनी है। अभी मैंने इक्वेशन लिख के दिखाई दी कैसे कन्वर्ट होता है। ये रहा Fe2O3 कैसे कन्वर्ट होता है, ये रहा, यही इक्वेशन लिख देंगे। Fe2O3 होता है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करती है बेटा, और रिएक्ट करती है तो क्या करती है, कार्बन आयरन को बाहर निकाल देता है और खुद कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। यस और नो? इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अबरार हुसैन बात समझ आती है? राफिया जावेद, एहसन, अयाज, इस्माइल जिया, मनाहिल, अब्दुल वली, रबीसा खुर्शीद, फरिया पराचा। Okay, name the chemical process which happens to iron oxide when iron oxide is converted into iron in blast furnace. देखो आयरन ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है आयरन में ब्लास्ट फर्नेस में। जरा गौर से देखो, आयरन ऑक्साइड जब आयरन में कन्वर्ट होगा तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है। इसको इस तरह से भी देख लो कि आयरन 3 ऑक्साइड था और आयरन 3 ऑक्साइड से आयरन एटम बन गया, आयरन 3 से आयरन एटम बन गया, यानी 0 हो गया। तो ये क्या होगा ये प्रोसेस? इज इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? दिस इज रिडक्शन। और वैसे भी आप कहते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसेस आयरन, आयरन इज रिड्यूस फ्रॉम इट्स ओर। तो आप की मल्टीपल एंगल से देख सकते हो। देखो ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन लूज करने को भी हम रिडक्शन कहते हैं। और साथ ही साथ आपको वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है आयरन 3 इज कन्वर्टिंग इनटू आयरन, आयरन 0। एटम्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो 3 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन है। ओके, तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन शोन बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सी थी, ये वाली। हाँ भाई, कौन सा रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, टूट कर बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा रिएक्शन होता है ये, थर्मल। वेरी गुड, थर्मल डीकॉम्पोजिशन। तो ये मुफ्त के मार्क्स मिल रहे हैं। सुहेब, नेहा, क्लियर है बेटा? हारिस, अरब वाहिदी, उजैर शकील। एक्सप्लेन, पहला सवाल आ गया 2 नंबर में। एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन इन इक्वेशन 3 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एसिड बेस रिएक्शन। ओके, कहता है ये जो रिएक्शन 3 है, इक्वेशन 3, कह रहा है इसको एसिड बेस रिएक्शन हम क्यों कह सकते हैं। बड़ा आसान है बेटा, आपको रटो चीख चीख के। अभी एटीपी में भी बेटा, 1 मिनट, लेट मी स्पीक, मुझे इंटरप्ट दरमियान में नहीं करना बेटा, बाकी बच्चों के लिए मसला होता है। मैं ये बात आपको बार बार रटवा चुका हूं कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, बेसिक। यस और नो? हम मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक, बेसिक नेचर के होते हैं। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं बेटा, एसिडिक नेचर के। यस और नो? यस। ठीक है, तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो इसको हम एसिड बेस कह सकते हैं ना, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो इसी के जवाब 2 नंबर में लिखेंगे, एज कैल्शियम ऑक्साइड हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसको पूरा लिखते हैं, लाइनों को यूज करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज अ मेटालिक ऑक्साइड एंड possesses प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। लिखने का भी एक तरीका है। बाद बच्चे क्या होते हैं, जान छुड़ाते हैं, बस लगता है बाप पे एहसान कर रहे हैं, हाँ वो एसिडिक है। अरे भाई तरीके से लिखोगे, ज्यादा लिख दोगे मसला नहीं, कम लिख दोगे तो मसला है, अगर आपने सही कोई मिस कर दिया वर्ड।
ये जरार नियाजी कौन है भाई? जरार नियाजी कोई नया नाम नजर आ रहा है मुझे? बात समझ आ रही है? कैल्शियम ऑक्साइड इज अ मेटालिक ऑक्साइड एंड possesses properties of base, whereas silicon oxide is a non-metallic oxide and possesses properties of acid. बेटा साथ साथ पूछा करो। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? जब किसी भी कंपाउंड, यहां मैंने देखो दिखा भी था, ये रहा, कहां गया ये वाला रिएक्शन था थर्मल डिकम्पोजिशन। जब कोई एक कंपाउंड को आप तोड़कर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो तो आप इसे डिकम्पोजिशन कहते हो। और अगर आपको प्रोसेस याद हो तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पर जब लेकर आते हैं तो हीट की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जब हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगी। ठीक है, कोशिश किया करो, साथ साथ पूछा करो, पीछे आना मुश्किल होता है बेटा। चलो, ये रीजन समझ आ गया। अच्छा, इसी बात पर अल्लाह ताला मेरे दिल में डाल रहा है कि मैं ऑक्साइड्स भी रिपीट करा दूं। ऑक्साइड का टॉपिक जल्दी से देख लो, रिपीट करते रहे साथ साथ ताकि सबको फायदा हो जाए। ऑक्साइड की साइंस क्या थी? ऑक्साइड दो तरह की होती थी, मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड। फ्लो चार्ट मैंने बनवाया था, याद करो। मेटालिक ऑक्साइड दो तरह की होती थी, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड दो तरह की होती थी, कौन कौन सी? न्यूट्रल ऑक्साइड्स एंड एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है ना? बल्कि जरा साफ सुथरा बताना पड़ेगा, यहाँ गंदगी हो जाएगी। तो यहाँ देख लो, ऑक्साइड का टॉपिक भी साथ साथ जो एसिड बेस की फरमाइश कर रहे थे, मैं जितना रिवाइज करा सकता हूँ करा देता हूँ। मेटालिक ऑक्साइड, ये फ्लो चार्ट बहुत कमाल का है बेटा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड को दो तरह की थी, एक बेसिक और एक एम्फोटेरिक। नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी दो तरह की थी, न्यूट्रल और एसिडिक। अब क्या था मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बताया था अली, जिया और काशिफ, सॉरी अली जिया गए पब, अली जिया गए पब, अली जिया गए पब। ये मेटल की जो ऑक्साइड्स हैं ये एम्फोटेरिक है, डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब इनमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है, ये एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और ये बेस से भी रिएक्ट करते हैं। अली की ऑक्साइड कौन सी होती है? Al2O3। जिंक की ऑक्साइड क्या होती है? जिंक ऑक्साइड। और लेड की ऑक्साइड, अली, जिया और गए पब, ये जो है वो एम्फोटेरिक होती हैं। और इनके अलावा सारी की सारी जो है वो बेसिक होती है। ऑल अदर मेटालिक ऑक्साइड्स। अब ऑल अदर का मतलब ऑल अदर, ठीक है। और न्यूट्रल के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जिनमें सिंगल ओ आता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, NO, जो सिंगल ओ वाली होती हैं, ये नॉन मेटालिक न्यूट्रल है। यानी ना इनमें एसिडिक प्रॉपर्टी है ना इनमें बेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और बाकी सारी एसिडिक है, जैसे CO2, H2O2, SO2, SO3, NO2, ये सारी क्या है? एसिडिक है। फिर इनकी मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर कि ये सारी की सारी मेजरली इनसॉल्युबल होती हैं एक्सेप्ट ग्रुप वन जो होती है, जिनको अल्कली कहते हैं, वो सिर्फ सॉल्युबल होती हैं, बाकी सारी इनसॉल्युबल होती हैं। ये भी सारे इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन ये सॉल्युबल होते हैं एसिड और बेस में। एम्फोटेरिक है ना, तो एसिड और बेस में सॉल्युबल होते हैं लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल। ये भी इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं ऑलवेज सॉल्युबल। ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल, याद करो। ये एटीपी के सेशन में भी बताया था, अभी एटीपी के सेशन में सॉल्ट प्रिपरेशन में भी रिपीट किया था। एसिड सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, यस और नो? Yes, तो ये sir. आपको एमसीक्यू और थ्योरी दोनों में काम आएगा। एमसीक्यू थ्योरी दोनों में आपको ये हिंट का इस्तेमाल करवाएगा। ठीक है बेटा, एक्सेप्शन रेयर है, आपके सिलेबस में नहीं है मेरी जान। आप अपनी सिलेबस के हिसाब से याद रखें। ऐसे तो 50, ऐसे तो फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी और आ जाएंगी ना मेरी जान। आप अपने सिलेबस की लर्निंग ऑब्जेक्टिव याद रखो, ज्यादा ऊपर जाके करोगे फिर तो कंफ्यूज ही हो जाओगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ये हिंट्स अगर आपको पता हो, इन हिंट्स को इस्तेमाल कर आप वो थ्योरी में हो सकता है कहीं किसी पेपर में जाकर आप हंसने से बच जाए। ठीक है जी बेटा, वो सिंगल ओ वाली बात मेटल पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये ऑक्साइड का एक क्विक रिवीजन हो गया। अब वापस आ जाते हैं अपने सवाल पर।
आगे देखते हैं बेटा, सवाल क्या कहता है, स्टेट द केमिकल नेम ऑफ SiO2। जी, SiO2 का केमिकल नेम क्या है, अभी मैंने बोला भी था, सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड। सिलिकॉन, 4। अरे अरे सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, सिलिका और सैंड। ये सिलिका, सैंड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये एक ही चीज के तीन नाम है। जो ये केमिकल नेम पूछा था तो आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड लिखेंगे, ठीक है। The common name given to CaSiO3 when it is formed in the blast furnace। CaSiO3 को क्या कहते हैं मेरे बच्चे, यहाँ भी मैंने समझाते हुए भी बताया था कि यहाँ हमारे प्रोसेस का क्या होता है, स्लैग। वेरी गुड बेटा, ये प्रोसेस का क्या होता है, स्लैग होता है। चलो आगे चलते हैं, अभी पहला सवाल ही चल रहा है। एल्यूमिनियम कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। अभी मैंने बताया था एल्यूमिनियम को हम ब्लास्ट फर्नेस में एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, व्हाई एल्यूमिनियम इज नॉट एक्सट्रैक्टेड, एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट, बोलो बेटा, above carbon in reactivity series, yes or no। एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन से ऊपर है, इसलिए कार्बन को इस्तेमाल करके इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर, जल्दी जल्दी yes or no बोलते जाओ बेटा, और जहां पर मसला हो ओके। नेम दी प्रोसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम। जी सुहेब, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होगा, Electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस, वेरी गुड। बोथ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन मेटल आयन विद अ चार्ज ऑफ 3। कहता है आयरन ऑक्साइड में भी 3 आयन है, एल्यूमिनियम में भी 3 आयन है। कहता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम एटम की प्रोटॉन नंबर होता है 13। एल्यूमिनियम आयन का मतलब क्या हो गया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, लूज कर दिए हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 2,8। डिड्यूस द नंबर ऑफ आयरन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड आयरन 3 आयन। आयरन का नंबर क्या होता है बेटा, आयरन का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बताना है 26 का एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल से उठा लोगे, प्रोटॉन कितने 26 और इलेक्ट्रॉन 3 माइनस कर लोगे तो 23 हो जाएगा। जो क्या हो गया, नशे में तो नहीं हो, ये आयरन का बताना है बेटा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बात समझ आती है बेटा। इंशरा खान, इस्माइल जिया, बात समझते हो, रिजा। पहला क्वेश्चन पूरा हो गया 19 मार्क का। अब देखो पहला फर्क यही है, आईजीसीएसई में यूजुअली जो क्वेश्चन होते हैं वो 18 19 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन में पेपर खत्म हो जाता है। जबकि जो आपका जीसीएसई होता है, बिकॉज इट कैन बी राइट, बिकॉज नहीं मेरे बच्चे, इट्स हायर सिर्फ कार्बन नहीं, आप बताओगे कार्बन से हायर है, कार्बन का रेफरेंस हो गया ना, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सिर्फ लिखोगे इट्स हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज तो वो इनकम्प्लीट हुआ। ठीक है जी, चले जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया पीरियोडिक टेबल से भाई, एलिमेंट्स इन ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। चले आए जरा ग्रुप 7 रिवाइज करते हैं, ग्रुप 7 रिवाइज करते हैं जरा, ग्रुप 7 पर्टिकुलरली रिवाइज करा देता हूं, तवज्जो से देखेंगे बेटा। ग्रुप 7 को रिवाइज कर लेते हैं, पेपर हमारा बड़ा जरूर हो जाएगा लेकिन हमारा रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ग्रुप 7 को हम क्या कहते हैं बेटा, हेलोजन फैमिली। ग्रुप 7 का नाम क्या होता है, अरे कहां गया, Halogens. हेलोजन फैमिली। आए जरा ग्रुप 7 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है ग्रुप 7, तो आए जरा इसको रिपीट करते हैं। ग्रुप 7 को हम लोग कहते हैं हेलोजन फैमिली। ठीक है जी, कुछ बेसिक बातें याद करते हैं बेटा। ये नॉन मेटल्स होते हैं, डायटोमिक होते हैं, इनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे ओनली नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। वैलेंस शेल। आयोनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं विद मेटल्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना जानते हैं, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ये तो इनकी बेसिक प्रॉपर्टी। एलिमेंट होते कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये पीरियोडिक टेबल से नजर आएगा। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता है,
जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं साइज ऑफ द एटम क्या होता जाता है, बोलो भाई, इंक्रीज साइज ऑफ द एटम बढ़ता चला जाता है। साइज ऑफ द एटम क्या होता डेंसिटी जाता है बेटा, बढ़ता जाता है। याद रखो मैंने तुम्हें एक फोर्स का नाम बताया था, वैन डर वाल फोर्स, ऑर्गेनिक पढ़ाते हुए भी, और तुम लोगों को बताया था कि वैन डर वाल फोर्सेस क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा होती है। तो जैसे जैसे आप मुझे बताओ, जब हम नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, यस और नो, यस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो डेफिनेटली वैन डर वाल फोर्सेस भी स्ट्रॉन्गर होंगी। जब वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। फॉर एग्जांपल जब हम नीचे जाएंगे तो इनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, इनका कलर जो होता है वो डार्क होता जाएगा, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, यस और नो। जबकि दूसरा रीजन इसमें जो पढ़ाया जाता है वो होता है रिएक्टिविटी का। तो रिएक्टिविटी में बड़ा सिंपल है बेटा, कि दे रिएक्ट बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये एलिमेंट नॉन मेटल है तो दे प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ, जब आप एक छोटा एटम है उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, या एक बड़े एटम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है? भाई सेंटर में न्यूक्लियस है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन खड़ा हुआ है, तो एक यहां पर आप देखो डिस्टेंस ज्यादा, यहाँ डिस्टेंस क्या है, कम, तो कौन आसानी से गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन, बोलो भाई, छोटा एटम बड़ा एटम? बराबर छोटा वाला। छोटा छोटा एटम, छोटा वाला। क्यों बेटा, सिंपल, कि जब ज्यादा एटम छोटा होता है तो उसके लिए जो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कम होता है और वो इजीली गेन कर पाता है। जबकि जब एटम बड़ा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का से डिस्टेंस न्यूक्लियस का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट। तो रिएक्टिविटी जब आप नीचे आते हो तो डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, फ्लोरीन, सबसे मोस्ट रिएक्टिव फ्लोरीन होगा। जैसे जैसे नीचे आओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। उसके बाद किसी ने पूछा हैलाइड, भाई हैलाइड किसे कहते हैं, जब हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, जब हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हैलाइड है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें F2 तो ये हैलोजन है, लेकिन NaF में ये हैलाइड है। मैं कहूं Cl2 तो ये हैलोजन है, और अगर मैं कहूं NaCl में तो ये हैलाइड है। तो हैलाइड और हैलोजन में आयन का फर्क है, ये एटम होता है और ये जब आयन बन जाए तो ये हैलाइड कहलाता है। इज दैट क्लियर? और फिर इसमें हमने एक और प्रिंसिपल पढ़ा था कि चूंकि मैंने अभी तुम्हें बताया कि रिएक्टिविटी के हिसाब से फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है, एंड ये रिएक्टिविटी ग्रेजुअली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था क्या, कि हर बदमाश ताकतवर पे हावी आ जाता, हर बदमाश कमजोर पे हावी आता है। क्या मतलब, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, याद करना, एक प्रिंसिपल पढ़ा था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट नॉन मेटल कैन can डिस्प्लेस less reactive लेस रिएक्टिव एलिमेंट from its salt solution. फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्या मतलब हुआ बेटा, बड़ा सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने कंपाउंड बनाया हुआ NaCl और मैं इसका रिएक्शन ब्रोमीन से करा रहा हूं, तो क्या ब्रोमीन क्लोरीन को निकाल पाएगा? कौन ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन या ब्रोमीन? Bromine. which one is more reactive? क्लोरीन। अरे क्या हो गया, Chlorine. क्लोरीन। जब क्लोरीन मोर रिएक्टिव है तो क्या ब्रोमीन बीइंग अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्लोरीन को डिस्प्लेस कर पाएगा? आंसर इज नो, तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन कुछ इस तरह हो रहा होता कि मैं कहता AgBr है और रिएक्शन क्लोरीन से हो रहा है, अब हो जाएगा नहीं होगा? क्लोरीन Br को निकाल देगा, क्या बना Yes, लेगा, sir. AgCl Silver और chloride. Br अलग हो जाएगा, यस और नो? Yes, फिर sir. इनके कलर्स भी थे। फ्लोरीन का कलर क्या होता है, फ्लोरीन गैस होती है और इसका कलर क्या होता है, येलो। Yellow. फिर क्लोरीन भी गैस होती है, इसका कलर क्या होता है, ग्रीनिश येलो। फिर ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड, इसका Reddish कलर brown. क्या होता है, रेडिश ब्राउन। फिर आयोडीन होती है, आयोडीन के लिए बताया था कि आयोडीन एक सबलाइम सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में ब्लैक होता है, कलर देख लेना ढंग से, सॉलिड स्टेट में ब्लैक होता है, वेपर स्टेट में वायलेट होता है, पर्पल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने कोशिश की जल्दी जल्दी आपको याद दिला दूं। सवाल मैंने भी पढ़ा भी नहीं है, अब चलते हैं सवाल की तरफ। ठीक है जी, सर, आइडेंटिफाई द हैलोजन विद द लोएस्ट डेंसिटी। जी बेटा, सर जी आपने बेटा कहा सुहेब था कि बोलो। सिर्फ वाटर इज कंसिडर्ड लिक्विड, तो जब हम इसके स्टेट भी लिखेंगे तो एक्वस लिखें ब्रोमीन के लिए या लिक्विड लिखें? मेरे बच्चे ब्रोमीन जब रिएक्शन में आता है ना तो एक्वस ब्रोमीन लिखा हुआ होता है रिएक्शन में, तो आप बिल्कुल एक्वस ही लिखिएगा।
सही। ठीक है, असल में लो बॉइलिंग लिक्विड होता है तो वेपराइज हो जाता है जल्दी, यूजुअली पानी में डिसॉल्व करके एक्वस ब्रोमीन लिखा होता है। आप देखिए ना ऑर्गेनिक में नहीं लिखा, इतनी जगह लिखा हुआ है एक्वस ब्रोमीन, और नहीं किया आपने इतने दो जी तीन जी पेपर जो आपने पहले देखे, एक्वस ब्रोमीन लिखा होता है। चले हाँ जी। अब आ जाए बेटा, आइडेंटिफाई दी हैलोजन विद द लोएस्ट डेंसिटी। तो आसान है, अभी मैंने बताया था डेंसिटी सबसे कम किसकी होगी, सबसे डेंसिटी कम किसकी होगी बच्चों, क्लोरीन। क्लोरीन की। वेरी गुड, ओके नेक्स्ट, स्टेट द अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर। जी क्या बोलोगे, अपीयरेंस के साथ बताना है, कलर के रेडिश साथ ब्राउन बताओगे, लिक्विड। अपीयरेंस रेडिश ब्राउन लिक्विड, सिर्फ लिक्विड नहीं लिखोगे बेटा। ओके, यूज द पीरियोडिक टेबल टू गिव द सिंबल ऑफ द हैलोजन विद द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। ओके, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर सबसे नीचे वाले का होगा, पीरियोडिक टेबल देखते हैं इसका, पीरियोडिक टेबल ये रहा, ये आ गया ग्रुप 7, ये रहा हाईएस्ट, ग्रुप 7 का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कितना है, 117। ठीक है जी, एस13 नहीं है बेटा, टीएस है ये, टीएस। चलें जी, तो वापस आ जाए, यहाँ आ जाएगा, सिर्फ सिंबल लिखना है तो टीएस लिख देंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Sir. Yes. Deduce the number of, okay, deduce the number of occupied electron shells in an atom। कितने शेल्स ऑक्यूपाई होंगे बेटा, ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाया था मैंने, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने था कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, स्क्रीन आ रही, चली गई आ रही सर, आ रही। तो मेरे बच्चे, है सर। आवाज आ रही है ना? तो पीरियड नंबर कैसे Yes. पता चलता है, याद करें कि हमने कहा था कि अगर कोई एलिमेंट है 2,1 उसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका पीरियड क्या होता है, 2 होता है, सेकेंड पीरियड होता है। आसान लफ्जों में जो पीरियड नंबर होता है वही नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। तो अगर आप इस एलिमेंट को देखें तो कौन से पीरियड में आ रहा है, 7 which period this element occupies? ये 7th पीरियड है, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो जब 7th पीरियड में है तो कितने शेल्स होंगे इसके पास, कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, बगैर कॉन्फ़िगरेशन की बता सकते हैं, 7 शेल होंगे। यस और नो? यस सर। अदन क्लियर है बेटा? अदन बेटा पानी पिलाओ, पानी, ठंडा पानी। चलो आगे चलते हैं। ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय टर्म कोवेलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन देनी है, 2 नंबर की है, केयरफुली शॉर्टकट में देंगे, 1 नंबर मिलेगा। क्या होता है मेरे बच्चे, द केमिकल बॉन्ड Sharing of electrons. फॉर्म्ड बाय, बस ये अभी किसकी आवाज आई थी, जिसने भी आवाज दी ना उसको 1 ही नंबर मिलेगा। फॉर्म्ड बाय, गलत, अयाज 1 ही नंबर मिलेगा। फॉर्म्ड बाय, वर्ड Mutual बहुत sharing. इंपॉर्टेंट है बॉन्डिंग में, म्यूचुअल, ये वर्ड म्यूचुअल खा गए, 1 नंबर जाएगा। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग पढ़ाते हुए भी जिक्र किया था कि आपकी केमिस्ट्री में बहुत सारे टाइप के बॉन्ड होते हैं जिसमें शेयरिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग के, बराबर से इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। अगर एक एटम 2 कर रहा है तो दूसरा भी 2 करेगा, एक एटम 1 कर रहा है तो दूसरा भी 1 करेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। इसलिए अगर आप सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 1 ही नंबर मिलेगा। आप चाहें तो म्यूचुअल की जगह इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल भी लिख सकते हैं। मेटल नॉन मेटल कहां से आ गया यार, क्या बातें कर रहे हो, मेटल नॉन मेटल में कब से कोवेलेंट बॉन्ड बनने लग गया यार, बिटवीन एटम्स, या आप यूं कह लें बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा अच्छे से लिखना चाह रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। आयोनिक की क्या होती है, आयोनिक की होती है केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय complete transference of electron between metal and non-metal atom, या the electrostatic force of attraction which holds the oppositely charged ions together। ये भी एक तरीका होता है आयोनिक बॉन्ड को डिफाइन करने का। ये तो आपने बेसिक डेफिनेशन थोड़ी याद दिलाता रहूंगा यार, वो तो तुमने पढ़ी है। आगे चलो, नेम वन हैलाइड आयन which bromine molecule can displace। हाँ भाई, एक ऐसे हैलाइड का नाम लिखना है जिसको ब्रोमीन डिस्प्लेस कर सकता है। तो ब्रोमीन किसको डिस्प्लेस कर सकता है बेटा, जो ब्रोमीन से नीचे होंगे, आयोडीन। यस और नो? तो आप आयोडाइड आयन लिखेंगे। नेम हैलाइड आयन लिखा था ना, तो आयोडीन लिखोगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, आयोडाइड लिखोगे तो नंबर मिलेगा। इज दैट सही। क्लियर? अगर आपने आयोडीन लिख दिया
तो गलत होगा, टेक्निकल मिस्टेक होगी, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। मनाहिर, आर यू गेटिंग दिस? उजैर, जाबिर, रिजा, सर ये समझ Yes, नहीं आया। sir. ये नहीं आया? अभी मैंने बताया था ना बेटा, जब मैं हेलोजन रिवाइज कर रहा था, कहाँ गया, कि ये रिएक्टिविटी होती है हेलोजन की, और जो मोर रिएक्टिव हेलोजन होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। यस और नो? ये बात समझे थे तुम? ये मैंने बताया था ना कि भाई ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ये इसको कर सकता है। इसका लॉजिक क्या था? मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव। भाई जारिश, क्लोराइड को कैसे करेगा? ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव ना बेटा, ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। तो ब्रोमीन क्लोराइड को कैसे निकालेगा उसके कंपाउंड से? मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो कैन ब्रोमीन? नो, ब्रोमीन क्लोराइड को नहीं निकाल सकता, ब्रोमीन आयोडाइड को निकाल सकता है। अगर एस्टेटाइड लिखते उसको भी निकाल सकता था, ठीक है, एस्टेटाइड लिखते उसको भी निकाल देता। आइडिया क्लियर है सबको? यस सर। तो आपने आयोडाइड sir. लिख दिया। अदन क्लियर है बेटा? नेहा, उजैर, हारिस हुसैन, अरहम Yes. वाहिदी, चलो। एक्सप्लेन व्हाई ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस द हैलाइड आयन इन डी पार्ट 2। डी पार्ट 2 More में क्या अब रीजन बताना है? because more reactive. ब्रोमीन, वेरी गुड, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडाइड। चलो, नेम अ हाइलाइट कंपाउंड व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अभी मैंने पिछले पेपर में बताया था कि वाटर का टेस्ट हम कैसे करते हैं। वाटर का टेस्ट हम किस तरह से करते हैं? दो तरह से, पिछले पेपर में बताया था, एक कॉपर सल्फेट से करते हैं और एक कोबाल्ट क्लोराइड से करते हैं। याद करो Cobalt पिछले पेपर का chloride. क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और याद करो इसमें क्या होता था, वाटर व्हाइट से ये क्या कर देगा, वाटर को वाटर की प्रेजेंस में ब्लू ब्लू व्हाइट से ब्लू हो जाता है, और ये भाई साहब ब्लू से पिंक हो पिंक जाते पिंक। हैं। यस और नो? वाटर को टेस्ट करने के लिए ये दो सब्सटेंस इस्तेमाल होते हैं। अब उसने सवाल क्या पूछा है आयास? नेम अ हैलाइड व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इन दोनों में से हैलाइड किसमें है? कॉपर क्लोराइड। क्या नाम आ कॉपर जाएगा क्लोराइड। बेटा? Copper कॉपर chloride. क्लोराइड नहीं बे, सिर्फ क्लोराइड, सिर्फ Cobalt chloride. कॉपर क्लोराइड। अच्छा, नेम अ हैलाइड कंपाउंड लिखा हुआ है, यस यू आर राइट। तो कोबाल्ट 2 क्लोराइड। अब अगर आप प्रैक्टिस के साथ सीख रहे हैं तो फायदा है। पिछले पेपर में ही क्वेश्चन नंबर 1, मुझे अभी तक याद है, पिछला पेपर जो हमने किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये कोबाल्ट क्लोराइड था। वहां पर भी मैंने रिपीट किया था कि वाटर को टेस्ट करने के लिए दो सब्सटेंस यूज होते हैं, या तो कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस या कोबाल्ट क्लोराइड। तो कोबाल्ट क्लोराइड में क्लोराइड आता है, इसलिए कोबाल्ट क्लोराइड आंसर है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर जी मोहतरम। चलो, ओहो, कॉपर 2 सल्फेट नहीं लिखोगे बेटा, कॉपर 2 सल्फेट गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा था नेम अ हैलाइड कंपाउंड। ठीक हो गया? चलो आगे चलते हैं। अब ये बॉन्डिंग आ गई। कैल्शियम क्लोराइड एन आयोनिक कंपाउंड कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। ओके, कैल्शियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है? ग्रुप 2 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और 2+। क्लोराइड जो है ग्रुप 7 का है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसमें -1 का चार्ज आ जाएगा, और ये भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इस पे 2+ का चार्ज आ जाएगा। यस और नो? पहले चार्ज समझ आ गए? Yes. यस सर। Yes. ठीक है। और फिर डॉट एंड क्रॉस में क्या कंप्लीट करना है? अब देखो कैल्शियम की अगर कॉन्फ़िगरेशन आप याद करें तो 2882 होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? लूज कर दिए। तो कितने शेल बचेंगे पीछे? 3 शेल बचेंगे ना? यस और नो? Yes. Yes, तो sir. 3 शेल में से अगर देखो एग्जामिनर ने चालाकी क्या की है, 1 और 2 ही शेल बना के दिए हैं। इसका मतलब है 1 शेल तुम्हें बनाना है। इज दैट क्लियर? कैल्शियम की जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, कैल्शियम 20 होता है ना बेटा? ठीक है जी। Yes. तो आपको एक शेल और ड्रॉ करना है बेटा। ये आ गया आपका एक शेल, और कितने इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा मैं शेल में? बोलो भाई। 8 8। 2 की 8 दिखाएंगे ना बेटा, 2 क्यों दिखाएंगे? 2 ये वाले, फिर 8 और फिर 8, और वो जो 2+ का चार्ज लगाया उसमें 2 लूज कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन दिखा के आओगे तो मर जाओगे अल्लाह के बंदे। भाई 2882 था ना, तो 2 दिखाया आपने, फर्स्ट शेल में उसने 2 दिखाया हुआ था, सेकंड शेल में 8 दिखाया हुआ था, थर्ड शेल में आपने 8 इलेक्ट्रॉन दिखाने, और लास्ट शेल जो उसका 2 इलेक्ट्रॉन था वो तो ये लूज कर चुका है। यस और नो?
जो 2 लूज किए वो कौन गेन करेगा? क्लोरीन। अगर क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन याद करें तो क्या होती है? 2,8,7। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये 1 ऐड होकर ये 8 हो जाएगा। तो 2 कितने शेल है इसमें? 1, 2 और 3। इसमें भी 2 ही शेल बनाए हुए हैं। इसका मतलब तीसरा शेल आप ड्रॉ करोगे। चालाकी चेक कर रहे हो? तीसरा शेल बच्चा ड्रॉ ही करना भूल जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां क्रॉस से दिखाओगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां क्रॉस से दिखाओगे। क्रॉस से क्यों दिखाया है? क्योंकि ये किसने डोनेट किया है? कैल्शियम ने। यस और नो? ये यस सर 3 नंबर बजाहिर लग रहा है आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन जैसा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी। आप अप्रोच समझे? अदन इसकी कैसे किया हमने? भाई कैल्शियम में 4 शेल होते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो 3 शेल बचे हुए होंगे। उसने 2 दिखाए थे, तो हमने लास्ट शेल बनाकर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। और इसी तरह क्लोरीन में भी किया। और याद रखें, जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया है कैल्शियम से, उसे हम कैल्शियम के सिंबल से ही दिखाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर क्लियर नहीं बेटा, वो डॉट एंड क्रॉस किसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसने कैल्शियम के लिए क्रॉस लिया हुआ था, इसलिए हमने क्रॉस ही इस्तेमाल किया कैल्शियम के लिए। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ओके जी, अब ये आ गया एक्वस लेड आइन। अभी जो ये एटीपी सेशन में अभी डिबेट के टेस्ट पढ़े तुमने यार। एक्वस लेड आइंस आर एडेड टू एक्वस क्लोराइड सॉल्यूशन। एक्वस लेड आइंस है और एक्वस क्लोराइड है, दोनों एक्वस है, इसका मतलब सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? सॉल्युबल जी बेटा, सॉल्युबल है। A white precipitate of insoluble lead chloride is formed. White precipitate फॉर्म हुआ, इसका मतलब क्या है? ये insoluble। या तो और lead chloride is formed, lead chloride, lead का यार क्या पढ़ा था हमने? all chlorides are soluble except all chlorides are soluble except बोलो except आगा पप्पू, except आगा पप्पू। आगा पप्पू क्या था? सिल्वर का क्लोराइड एंड लेड का क्लोराइड। आगा पप्पू। तो लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल होनी चाहिए थी, देखो उसने बता भी दिया इनसॉल्युबल है। कहता है नेम अ लेड कंपाउंड व्हिच कैन बी यूज्ड इन दिस रिएक्शन। उस लेड कंपाउंड का नाम बताइए जो इस रिएक्शन में इस्तेमाल हुआ होगा। तो भाई आप लेड सॉल्युबल कंपाउंड, लेड का कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल होता है? लेड के साथ क्या लगाऊं जो सॉल्युबल हो जाएगा? अभी रिसेंटली पिछली याद है बच्चों, पिछली जो हमने क्लास ली है एटीपी की, उसमें हमने इसी चीज को डिस्कस किया है। और लेड की वैलेंसी 2 है, तो नाइट्रेट पे 2 आ जाएगा। PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट। इज दैट क्लियर? वेरी गुड सर यस सर ओहो अयाज उसने कहा था कि भाई एक्वस लेड आइंस को रिएक्ट कराने ना एक्वस क्लोराइड आइन से। मैं रिपीट कर देता हूँ अयाज, लेकिन जो बात तुम्हें पीछे से नहीं पता तो मैं नहीं बता सकूंगा। एक्वस लेड आइंस को रिएक्ट कर रहे थे एक्वस क्लोराइड आइंस से, तो ये एक्वस आइंस किसी कंपाउंड से आ रहे होंगे ना बेटा, और ये मिलकर क्या बना रहे थे? लेड क्लोराइड। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हम इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन में पढ़ते हैं? क्या याद है इनसॉल्युबल सॉल्ट की रेसिपी क्या होती है? कोई बता दे मुझे। सॉल्युबल प्लस सॉल्युबल गिव्स यू इनसॉल्युबल प्लस सॉल्युबल, यही रेसिपी पढ़ी थी हमने, सॉल्युबल रेसिपिटेशन। और मैंने बताया था एमसीक्यू में भी काम आता है जिसमें ये रेसिपी फॉलो होती है। ठीक है जी। अब हमने आपको अभी एटीपी के सेशन बताया कि शॉर्टकट बताया कि जब आपने 2 सॉल्युबल लेना हो, जैसे यहाँ लेड है तो लेड पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ कौन सा नेगेटिव आयन लेंगे जो सॉल्युबल होगा? राइट। और इसी तरह जो क्लोराइड, अगर क्लोराइड सॉल्युबल लेना होता फिर किसका ले लेते? क्लोराइड सॉल्युबल। सोडियम भी ले सकते थे, पोटेशियम भी ले सकते थे, अमोनियम भी ले सकते थे, और हाइड्रोजन भी ले सकते थे। हाइड्रोजन भी ले सकते थे, यस और नो? ग्रुप 1 वाला। ठीक है, तो 2 सॉल्युबल कंपाउंड लेने थे। अयाज पूछ रहे हैं लेड हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं? नहीं भाई नहीं ले सकते, वो इनसॉल्युबल होगा, सॉल्युबल थोड़ी होगा वो। सर ग्रुप 1 ले सकते हैं? लेड हाइड्रोक्साइड तो बेस होगा ना। ग्रुप 1 ले सकते हैं? ग्रुप 1 लेड के साथ कैसे लोगे? लेड के क्लोराइड के साथ ले सकते हो ना। लेड पोटेशियम। लेड तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव के साथ तो नेगेटिव आइन लगेगा ना बेटा। नेगेटिव आइन तो नाइट्रेट है खाली जो सॉल्युबल होता है। सही यस और नो? उजैर, मनाहिल, डू यू सेकंड? वली, जारिश, सबको ये बात समझ आ रही है? जुनैरा, अथर, एवरीबॉडी एल्स? यस सर। ये रीसेंट अभी लास्ट हमने प्रैक्टिस भी किया हुआ है, तो आई होप कि सारे अजाली कनेक्ट कर पा रहे होंगे।
फिर कहते हैं राइट एन आयोनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इंक्लूडिंग, अब देखो यहाँ सर मेंशन हुआ NO3 के है अलावा स्टेट कोई सिंबल, मैंने ले कहा है सकते हैं लेड के साथ? नहीं ले सकते जानू आप। लेड के सल्फेट भी लेड का इनसॉल्युबल होगा। तुम लोग को ट्रिक बताने का फायदा क्या होगा अगर तुम लोग ट्रिक के बाद भी कंफ्यूज होते रहोगे? क्या लोगे तुम मुझे बताओ? हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होगा, कार्बोनेट इनसॉल्युबल होगा, सल्फेट इनसॉल्युबल होगा, क्लोराइड इनसॉल्युबल, क्या लोगे बताओ? घर से लाऊं मैं कुछ? जहां पर ज्यादा ले सकते हैं वहां बता तो रहा हूँ, सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम, अमोनियम, हाइड्रोजन, क्लोराइड के साथ। लेड के साथ नहीं ले सकते। नेगेटिव आइन सिर्फ एक ही सॉल्युबल है, दैट इज नाइट्रेट। इज दैट क्लियर? ठीक है यस सर जी। राइट द आयोनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब आयोनिक इक्वेशन लिखनी है, बहुत आसान है भाई, ये तो वैसे लिखा हुआ है एक्वस लेड आइंस। तो लेड आइंस ले लिया आपने एक्वस स्टेट में, एक्वस क्लोराइड आइंस ये भी ले लिया आपने एक्वस स्टेट में, और इनको रिएक्ट करके क्या बना दिया? लेड क्लोराइड, PbCl2 जो इनसॉल्युबल था तो इसकी स्टेट क्या आ जाएगी? सॉलिड। और बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दोगे। यस और नो? यस यस सर। देखो इतनी सी इक्वेशन के 3 नंबर मिल रहे हैं। जी बेटा, बैलेंस नहीं करोगे नंबर नहीं मिले। ओके, नेम वन अदर इनसॉल्युबल क्लोराइड। ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, आगा पप्पू। तो पप्पू तो हो गया, कौन सा क्लोराइड देंगे? सिल्वर क्लोराइड। आगा AgCl। इस्माइल कुछ पार्टिसिपेट कर लो, रबीसा, अदन, बात समझते हो नहीं समझते हो? PbCl तो ऑलरेडी नेम वन अदर लिखा हुआ है बेटा। वन अदर का मतलब PbCl2 तो ऑलरेडी सवाल में हो गया ना। PbCl2 होता है, PbCl तो कुछ भी नहीं होता। सही। अयाज पप्पू हमारा शॉर्टकट है, वो हम बाद में कभी बताएंगे आप। चलें, अरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 18 मार्क का ये क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आप देख रहे हो बड़ा स्कोरिंग तो है, लेकिन कितना कुछ एक वक्त में कवर हो रहा है। सॉल्ट भी घुसा हुआ है, बॉन्डिंग भी घुसी हुई है, पता नहीं क्या क्या घुसा हुआ है। चलें आगे आ जाए। क्वेश्चन 3। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 में आपको दिखाते हैं क्या देखें। पप्पू लेड को ना, पीबी है ना, लेड के लिए आ रहा है। 3.1 shows the pH value of some substance। एसिड बेस वाला चैप्टर आ गया। pH वैल्यू NaOH 14। 14 का मतलब क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यस और नो? और HNO3 1 स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यस और नो? 7 का मतलब क्या है? ये न्यूट्रल है। 10 का मतलब क्या है? ये वीक बेस है। ये क्या है? वीक एसिड है, यस और नो? यस सर जी मोहतरम। डिफाइन द टर्म बेस। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बेस क्या होता है बेटा? बेस OH माइनस। नहीं सर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अबे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं, प्रोटॉन एक्सेप्टर। देखो बेस को ओ लेवल में 2 तरह से डिफाइन करते हैं। या तो प्रोटॉन एक्सेप्टर को आप बेस कहते हैं, या जो ज्यादा कन्वेंशनल वे है, सब्सटेंस Which gives OH ions in an aqueous solution. विच डोनेट। शुक्र है, ये अदन की आवाज थी। शुक्र है कुछ तो आवाज आई। OH यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आइन इन एक्वस सॉल्यूशन। आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। नहीं मेरे बच्चे, वो तो बेस का आइडेंटिफिकेशन है, डेफिनेशन बेस की यही 2 है। वैसे 3 होती है, तीसरी आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आप या तो बोलेंगे प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन डोनर एसिड होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होता है। या तो आप लिखोगे अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन इज अ बेस, या लिखोगे अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज बेस। डेफिनेशन यही है। नहीं यार ये नहीं लिख सकते। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म अल्कली। अल्कली किसे कहते हैं? ग्रुप 1 बेस बेसिक हम लोग अल्कली बोलते हैं। soluble in, बोलो, H2O. water। बेस soluble in water। अब यार तुम 2 टीचरों को लड़वाओ नहीं, मेरी इंफॉर्मेशन में वो आइडेंटिटी ऑफ बेस है, डेफिनेशन ऑफ बेस नहीं है। कहीं पर भी आप डेफिनेशन ऑफ बेस लिखेंगे तो डेफिनेशन ऑफ बेस में यही डेफिनेशन आएंगी। चलिए आगे चलते हैं। थाइमोफ्थिलीन इज एन इंडिकेटर। स्टेट द कलर ऑफ थाइम। ये भी अभी मैंने पिछले पेपर में रिवाइज किया था, इंडिकेटर की कलर। अबे पिछले पेपर में रिवाइज किया था इंडिकेटर की कलर, दोबारा देख लो निकम्मो, दोबारा देख लो। आपके सिलेबस में जो इंडिकेटर है और से देख लो। आपके सिलेबस में कौन कौन से इंडिकेटर थे? सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज, मैंने बताया था। इन सब की क्रिटिकल वैल्यू याद कर लो। मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस है, और थाइमोफ्थिलीन है, यूनिवर्सल डिटेक्टर और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। लिटमस पेपर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इन सबसे अलग है, वो बाद में बताऊंगा। इनकी क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है? 4, 7 और 9.5। क्या मतलब? 4 से पहले ये भाई साहब रेड होते हैं, 4 के बाद येलो होते हैं। इसको ऐसे याद रखोगे, एसिड बेस करके याद नहीं रखोगे।
क्रिटिकल वैल्यू से याद रखोगे, कभी भी नहीं फंसोगे। ये याद रखोगे कि एसिड में ये कलर, बेस में कलर, गलत कर दोगे। लिटमस 7 से पहले क्या होता है बेटा? रेड। 7 के बाद ब्लू। और ये भाई साहब 9.5 से पहले कलरलेस होते हैं और 9.5 के बाद ब्लू होते हैं। इज दैट Pink. क्लियर? ब्लू होते हैं, पिंक होते हैं? मेरे ख्याल से सर जी ब्लू होता है, मुझे पता है। सर पिंक नहीं होते? सर पिंक वो होते हैं। बेटा वो फिनोप्थिलीन का कलर होता है जानू। सर ये ब्लू होता है सर जी। ये थाइमोप्थिलीन लिखा हुआ है, फिनोप्थिलीन थोड़ी है। सर वो एमओ क्या है? एमओ मिथाइल ऑरेंज। ओके सर। ये फिनोप्थिलीन से नहीं मिला देना इसको। अब जब आपको ये पता होता है तो अब उसने क्या सवाल पूछा? स्टेट द कलर ऑफ थाइमोप्थिलीन इन NaOH एंड CH3SOH। अब देखो NaOH क्या है? 14। तो 14 9.5 से ऊपर आता है ना, तो 14 पे क्या होगा बेटा बोलो? ब्लू। ब्लू। और CH3COH की pH कितनी दी हुई थी? 4 दी हुई थी। तो 4 पे क्या होगा बच्चे? कलरलेस। Okay, use this information in table 3.1 to identify the substance which is the highest concentration of H ion. हाँ भाई, सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन H ion की क्या होगी? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यस और नो? कौन होगा भाई? HNO3. Explanation? As it has the lowest pH. आप जानते हैं pH और इनवर्स होता है। क्या है भाई? Name an indicator which can be used to identify the substance with the highest concentration of H ions. हाँ भाई, pH 1 के लिए इनमें से कोई यूज हो सकता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। pH 1 के लिए इनमें से कोई यूज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो याद रखिएंगे कौन सा इंडिकेटर किसी भी सब्सटेंस के लिए यूज होता है? दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर के हर रेंज में अलग कलर होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा इंडिकेटर आ जाएगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। चले आगे चलते हैं। Complete the equation to show the dissociation. जी बिल्कुल, ये तो आसान होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर तो सबसे आसान होते हैं। वो विबग्योर पढ़ा है? विबग्योर, जी 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 वो रेनबो वाला। तो बस वो विबग्योर वाले होते हैं। आप समझो उल्टा रीड कर लो। वो 1 से 2 में एक कलर, 3 से 4 में एक कलर, हर दो वैल्यूज पे कलर चेंज हो जाता है। 5 to 6 पे एक कलर, ठीक है, 7 to 8 पे एक कलर, इस तरह से चलता है। ओके सर। ठीक है जी। ओके कंप्लीट द इक्वेशन टू शो डिसोसिएशन ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की डिसोसिएशन शो करनी है भाई। कैसे शो करेंगे? इथेनोइक एसिड दिया हुआ है, डिसोसिएशन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसमें H पॉजिटिव आयन होता है और ये नेगेटिव आयन होता है। तो कैसे शो करोगे भाई? CH3CO लगाओ और यहाँ पर H के साथ भी एक्वस लगाओगे। देखो 3 नंबर की इक्वेशन है। अगर तुमने एक्वस नहीं लगाया 1 नंबर कटेगा, तुमने आयन सही नहीं लिखे 2 नंबर कटेगा, और अगर रिवर्सिबल का एरो नहीं लगाया तब भी 1 नंबर कट जाएगा। क्लियर? आयोनाइजेशन रिएक्शन कैसे होते हैं? सारे रिवर्सिबल होते हैं। क्लियर है बच्चे? तो अगर तुमने एरो सिंगल एडिट लगा दिया तब भी तुम्हारा 1 नंबर कट जाए। अरे अभी तो बता गया है यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्या बहरे हो? ये लिखा हुआ तो है। चलो बच्चों, क्लियर है सारा? नेहा, क्या नाम? जारिश, इस्माइल, अहमद, अबरार, सुहेब, फरीहा, मनाहल, नबीहा, अरीब, राफिया। राफिया कुछ पार्टिसिपेट कर लो। राफिया, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। जी बेटा। वो जो आपने पीछे यूनिवर्सल इंडिकेटर के आगे जो नंबर्स लिखे वो पीएच वैल्यूज हैं? ये वाले नहीं, इससे पहले वाले जो नंबर्स लिखे हैं आपने। ये वाले या दिस वन 479.5। ये क्रिटिकल, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर तो है नहीं। ये इन इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और थाइमोल्फिलीन की क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है। यानी जो इंडिकेटर का काम होता है कलर चेंज करना, तो वो कलर चेंज कब करता है? तो ये हर इंडिकेटर की स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जब उससे पीएच आगे पीछे होगी तो कलर चेंज होगा। यानी जैसे मिथाइल ऑरेंज, अब मिथाइल ऑरेंज 1 2 3 तक जो है रेड ही रहेगा। 1 पे भी रेड होगा, 2 पे भी रेड होगा, 3 पे भी रेड होगा। 4 के बाद जाके फिर वो येलो हो जाएगा। 5 पे येलो, 6 पे येलो और फिर 14 तक येलो ही रहेगा। ठीक है? ओके।
ये मतलब है। इसी तरह जो है लिटमस है वो 7 से पहले पहले तक रेड होगा, 7 के बाद ब्लू होगा। टाइम ऑफ 3 9.5 तक कलरलेस ही होगा और उसके बाद फिर ब्लू हो जाएगा। ये है मतलब। ठीक है Okay. ओके। राइट एन आयोनिक इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन Plus रिएक्शन OH बिटवीन minus एनी एसिड एंड अल्कली। भाई एसिड, एसिड बेस का तो मैंने क्लास में भी करवाया ना, वैसे तो मैंने पूरा पूरा सोल्यूशन बताया था, लेकिन जुगाड़ बताया था कि एसिड और बेस की कोई भी इक्वेशन ले लेंगे, उसकी आयोनिक इक्वेशन क्या बनेगी? H plus aqueous H OH. plus OH gives water, yes or no? Yes. ठीक है, H और OH मिलके क्या बनाते हैं? वाटर। एसिड बेस की कोई भी इक्वेशन ये बनाएगी। चलो बेहतरीन हो गया। अब सर फाइनली कोई मोल सारी का सवाल आ आयोनिक रहा है की मुझे, और ये भी लंबा रिवर्सिबल है। का डालेंगे। यस यस यस। ओके चले, क्यों रीजन है ना बेटा, रीजन क्या है? देखो ना, ये पॉजिटिव आइन है, ये नेगेटिव आइन है, तो ये दोबारा से आपस में अट्रैक्ट होकर ये बना सकते हैं, और जब ये ब्रेक डाउन होगा दोबारा इसमें अलग हो जाएगा, तो रिवर्सिबल ठीक। रहते हैं। जी अहमद कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? अहमद बोलो। नहीं सर मैंने वो बताना था सर। चलो बेटा, अब मोल का फ्लेवर भी ऐड होने वाला है, ठीक है ना? मोल का फ्लेवर भी ऐड होने वाला है। अब आप देखिए, ये पूरा आपका सिलेबस है, और जैसा कि मैंने कहा मोस्ट रीसेंट पेपर। देखो ए लेवल्स में तो हम ये बहुत ज्यादा इसको वैल्यू करते हैं कि वो बहुत सबसे क्लोजेस्ट आइडिया आपको देते हैं आपके कमिंग पेपर का। यानी आप इससे ये तो इमेजिन नहीं करोगे कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आप इसमें से टॉपिक अलग से निकाल लो। जैसे इसमें तुम्हें एसिड बेस काफी नजर आ रहा है, तो एक अच्छा स्टूडेंट क्या करेगा? अपने एसिड बेस को पक्का करेगा। अभी देखो 5 नंबर का मोल आ गया, सॉल्ट आ गया, तो ये वो टॉपिक, इसमें से टॉपिक एक्सट्रैक्ट करो और उन टॉपिक्स को और ज्यादा पक्का करो, ताकि अगर ये टॉपिक तुम्हारे पेपर में रिपीट हो किसी भी एंगल से, तो आप और ज्यादा बेहतर तैयारी करके बैठे होंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। चले, अब सवाल देखते हैं Yes, बेटा। sir. ये मोल का सवाल है, तो फुल मार्क के क्वेश्चन वाला सवाल है। इक्वेशन आपको दी हुई है, नाइट्रिक एसिड की इक्वेशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, ठीक है। 20 cm³ ऑफ 0.1415 मोल per dm³ ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया बेटा? वॉल्यूम। ये क्या हो गया? कंसंट्रेशन किसकी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। रिएक्ट विद 25 cm³ ऑफ HNO3। ये क्या हो गया? HNO3 का वॉल्यूम हो गया। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 इन ग्राम पर DM³। अब ये स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले क्या निकालना है? कैलोरी ऑफ मोल। मोल्स किसके निकालने हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? CV ओवर, बोलो भाई, CV ओवर 1000। कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.0150 इंटू 20 डिवाइड बाय 1000। सॉल्व करो, आंसर बताओ। सॉल्व करो, आंसर बताओ। क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? सर जी यही आ रहा है 0.003। 00 है, 000 है, ये कंफर्म करना। सर ट्रिपल है, नहीं 4 है, 4 है। ट्रिपल है? 4 है? 4 नहीं होंगे बेटा। 4 0 ट्रिपल 0। बोल रही हूँ 4 0 है, फिर कह रही हूँ 000 है। अभी क्या क्या हो गया? Sir, 3 Alpha. into 10 minus 4. 3 into 10 minus 4 तो 0, यही हुआ ना, 0.0003 हुआ ना बेटा। चलो आगे चलो। डेटरमाइन द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो बेटा इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए इक्वेशन में नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितना रेशो है, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, आपको बताया रेशो बनाने का टाइम आ गया है। नाइट्रिक एसिड रेशो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना है बेटा? 1:2 है। आपने किसके मोल्स निकाले? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। 0.0003 रेशो एक्स। सॉल्व करो, कितने आ रहे हैं? 0.0006। 0.0006। फिर आपको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन निकालो मोल पर DM³ में। तो भाई ये मोल आ गए अयाज, और यहां पर देखो वॉल्यूम गिवन था, तो सेम फॉर्मूला दोबारा आ जाएगा। N इज इक्वल टू CV ओवर 1000, बट दिस सर, ये टाइम मोल आपको कैसे यहां से क्या निकालना होगा? कॉन्सेंट्रेशन। तो फॉर्मूला चेंज कर दें, तो फॉर्मूला चेंज करके क्या बन जाएगा? N multiplied by 1000 divided by volume is equal to concentration. Now putting the values 0.0006
into 1000 divided by 15 जो वॉल्यूम गिवन था, सॉरी 25 सॉरी डिवाइड बाय सर ये 25। जी बेटा सॉल्व कीजिए, आंसर 0.0006 बताइए। कैसे निकाला? 0.04. 0.00 एक मिनट क्या कह रहे हो? 0.06 क्या कह रहे हो? सर ये हमने कैसे निकाला है मोल इसका? ये वाला, ये जी भाई इक्वेशन से ना। कौन है, कौन पूछ रहा है सवाल, नाम बताओ। सुहेब बत पूछ रहा है, नहीं सर। कौन पूछ रहा है ये बताओ, मैं नाम से आपको मुखातिब करूं। अली। अली, ये तो मोल का बेसिक सवाल है बेटा, इससे ज्यादा मुश्किल सवाल तो पिछले पेपर में किया था हमने। ये ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HNO3, इनका रेशो बनाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल 1 है, इसका 2 है, तो यही रेशो यहाँ यूज करेंगे कि 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, तो 0.0003 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। सही क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा इसका समझ आंसर गया बताओ सर। कितना आ रहा था, इसका आंसर बताओ कितना आ रहा था। 0.024। 0.024। 02 ठीक है जी, ये क्या आ गया बेटा अच्छा अब कहता है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब। देखो ये हमने निकाला मोल पर डीएम क्यूब में। व्हाई डिड यू वी यूज सीवी ओवर 1000? क्यों भाई, क्या यूज करेंगे? जारिश माइक पर आओ। क्यों, फिर आपके ख्याल में क्या यूज करेंगे? एक तो मैं जब आगे चला जाता हूँ फिर आप लोगों को याद आता है क्या यूज करेंगे आपके ख्याल में। चलो मुझे बताओ, अब माइक पर आओ ना, माइक पर आके पूछो क्या यूज करें। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें फिर, मतलब अगर आप बेसिक क्या, you only have one formula of concentration, that is N is equal to CV over 1000. What other formula do we have? सर बाकी 4 फॉर्मूलाज भी तो होते हैं। तो बेटा वो तो कंसंट्रेशन किस में आता है, जरा अब मुझे आपने बताना है कंसंट्रेशन इसके अलावा किस में आता है, जरा मुझे बता दें। चले इसी में मुझे फॉर्मूला बताइए जिसमें इसी कंसंट्रेशन में आता है। आता है। बट सर वहाँ लिखा हुआ तो नहीं है कंसंट्रेशन निकालनी है। हैं? क्या ये अंधी भी हो गई हो क्या? सर ऊपर नंबर ऑफ मोल ये वाला, द फर्स्ट वाला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। ये वाला। अच्छा कैसे निकालोगे, चलो आपको यहाँ पर उसने वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दिया हुआ था, तो यहाँ से आपकी आंखें नहीं खुली। ओके ये वॉल्यूम मैं लिखता हुआ आ रहा था, तब आप नींद में थे। भाई क्या कर रहे हो, मास थोड़ी कि मेरे जो मास ओवर एमआर लगा दोगे, ये तो पता है ना आपको। चलो अब बेटा कॉन्सेंट्रेशन को मोल से ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्राम इज मास। मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई बाय एमआर, यस और नो। जब मोल से मास में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, मोल इज इक्वल टू मास ओवर एमआर होता है ना बेटा। मास ओवर एमआर होता है, तो एमआर को इधर ले आके क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई, तो मास आ जाता है। तो अगर मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इस आंसर को HNO3 के एमआर से मल्टीप्लाई कर दोगे। HNO3 का एमआर कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का एमआर 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। तो सॉल्व करो, कितना आ रहा है बेटा, 48 फाइनल आंसर बताओ। 1.512। सबका यही आ रहा है, सबका यही आ रहा है। यस कोई और बच्चा भी जी बताओ सर। मुझे। चलो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके आ रही है भाई, गेट रेडी। ठीक है, ऑर्गेनिक की शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ऑर्गेनिक आपकी बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन, और ये मैं फिर बार बार बता दूं कि दिस पेपर गिव्स यू द मोस्ट क्लोजेस्ट आइडिया कि कौन से टॉपिक तुम्हें और तगड़े करने हैं। ठीक है, और ये आपको बहुत ज्यादा वैल्यू करना है कि ये टॉपिक बाकायदा इसमें आप दोबारा सॉल्व करो इसको, और इसके टॉपिक्स को निकाल के और चार्ट जाओ इन टॉपिक्स को। ये तुम्हारा काइंड ऑफ गैस पेपर तैयार हो रहा है। चलो, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मीथेनोइक एसिड एंड एथेनॉल। हाँ भाई, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल। इन दोनों के दरमियान रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्टर स्टेरी, बोलो ना यार, स्टेरिफिकेशन। चलो ओके, अब आपको यहाँ देखो दिखाया हुआ है, ये मेथेनोइक एसिड है, ये इथेनॉल है, एक्स बन रहा है और वाटर बन रहा है। यार वो समझ रहे हैं हम चवल है, हमें पता ही नहीं है ये क्या बन रहा होगा, एस्टर बन रहा होगा। और कौन सा एस्टर बन रहा होगा, कोई बता सकता है। ये मेथेनोइक एसिड है, ये इथेनॉल है, कौन सा एस्टर बन रहा होगा, इथाइल मेथनोएट। वेरी गुड, इथाइल
मीथेनोएट। क्या बनना होगा बेटा? इथाइल मीथेनोएट। क्यों, कैसे? आपको पता है जो एस्टर्स होते हैं इनके नाम क्या होता है? अल्काइल अल्केनोएट करके देते हैं इनका नाम। और अल्काइल कौन सा पार्ट होता है? जो अल्कोहल से आता है, तो अल्कोहल एथ वाला है। और अल्केनोएट कौन सा पार्ट होता है? जो कार्बोक्सिलिक से आता है। दैट इज व्हाई इथाइल मिथेनोएट। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर मिथेनोइक एसिड? पहले मॉलिक्यूलर बना लो इसका। ये मिथेनोइक एसिड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? CH2O2। ये मॉलिक्यूलर होगा, और क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही एम्पिरिकल भी होगा। यस और नो? यस। नेम एंड ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ एक्स। अभी मैंने बताया था, ओए, ये हमने क्या गड़बड़ कर दी? अभी हमने क्या पढ़ा था? इन द इक्वेशन मिथेनोइक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला HCOOH। नेम दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला। ओ हमने तो सवाल ही जोश में आके, एस्टर तो आगे जाके पूछ रहा है, यहाँ कुछ और पूछ रहा था भाई। नेम दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला जी। स्ट्रक्चरल मिथेनोइक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला कहलाता है? नहीं नहीं मेरे बच्चे, देखो जब आप किसी कंपाउंड को सारे बॉन्ड, किसी Condensed. कंपाउंड को जब सारे बॉन्ड शो करके लिखते हो, तो इसको क्या कहते थे बेटा? डिस्प्लेड फॉर्मूला। और जब आप इसको इस तरह करके लिखते हो जिसमें बॉन्ड नहीं दिखाते, तो इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सर कंडेंस कौन सा होगा? इसी को कहते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है, अच्छा। इसी को कंडेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ठीक है, सर हमने ये जो जोर जोर में लिख दिया। वो नेम एंड ड्रॉ द डिस्प्ले। सर बोलो बोलो। एथेनॉल जिस तरह से बनाया हुआ है ये इक्वेशन में, तो ये भी हाँ, कंडेंस्ड है या ये कोई और ये भी तरीका है? स्ट्रक्चरल और कंडेंस कहलाएगा। सही, ठीक है। नहीं बेटा, ये भी स्ट्रक्चर भाई, आपने मेरे अल्फाज पे गौर नहीं किया ना। वो फॉर्मूला जिसमें सारे बॉन्ड दिखाते हैं वो डिस्प्लेड होता है, और जिसमें बॉन्ड नहीं दिखाते, सिर्फ एटम दिखाते हैं, वो स्ट्रक्चर या कंडेंस होता है। तो यहाँ पर भी हमने सिर्फ एटम दिखाए हुए हैं ना। सही, ठीक है। ठीक है, अब आ गया वो एक्स, एस्टर एक्स। यहाँ पर आया था, हम ज्यादा जोश में आ गए थे। एस्टर एक्स क्या होगा भाई? अभी बताया था हमने, इथाइल मीथेनोएट। और अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला बना दें। तो अब डिस्प्लेड फॉर्मूला सबसे पहले मैंने बताया था, जब भी फॉर्मूला बनाना हो आप एस्टर बना दोगे, इसके दो डंडे लगाए। अब उसके बाद इथाइल, इथाइल मतलब दो कार्बन, इसकी वैलेंसी पूरी करोगे हाइड्रोजन लगा के। और मेथेनोइड मतलब एक ही कार्बन, तो एक कार्बन ऑलरेडी है, तो यहाँ H लग जाएगा। इज दैट क्लियर? अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर आपने गलती से यहाँ एक और कार्बन लगा दिया, तो ये मुझे बताइए, ये मेथेनोइड होगा या एथेनोइड हो जाएगा? एथेनॉल। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है जोश में। सर ये मुझे समझ नहीं ठीक आता है, है। क्यों भाई, क्यों नहीं आया? ये एस्टर बनाया हमने, ये इथाइल वाला, इथाइल का मतलब क्या होता है? दो कार्बन ना। तो दो कार्बन ऑक्सीजन से लगाए, जो पार्ट इथाइल वाला होता है वो ऑक्सीजन से जुड़ता है, दो कार्बन लगाए इधर, और उनकी वैलेंसी हाइड्रोजन लगा के पूरी कर दी। फिर मेथेनोइड वाला पार्ट बनाना था, तो मेथेनोइड का मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन तो ऑलरेडी यहाँ आता है ना। एस्टर के अंदर नेमिंग में पूरी एक क्लास जाया की थी मैंने, इसीलिए, तो इसलिए एक कार्बन चूंकि ऑलरेडी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएंगे। अगर यहाँ हमने कार्बन लगा दिया तो इथाइल इथेनोइड बन जाएगा। क्लियर? यस। यस सर। यस ओहो, द रिएक्शन इज ओके। अब रिवर्सिबल रिएक्शन वाला चैप्टर आ रहा है भाई। ठीक है, बहुत पहले पढ़ा था ये इक्विलिब्रियम वाला। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म क्लोज सिस्टम? हाँ भाई, क्लोज सिस्टम किसे कहेंगे? When there is no oxygen. नाम पे गौर करें, द सिस्टम, अरे फ्रॉम विच मटीरियल्स, इन विच, फ्रॉम विच नहीं, मटीरियल क्लोज किसे कहते हैं? अगर एक कंटेनर क्लोज कर दें तो ना उसमें से कोई मटेरियल बाहर जा सकता है और ना ही अंदर आ सकता है। द सिस्टम इन विच मटेरियल्स कैन नॉट एंटर और स्किप, स्किप 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 स्किप। तो सर इसका फायदा क्या है? अगर क्लोज सिस्टम है तो निकाल नहीं सकते यील्ड? कंट्रोल नहीं, यील्ड तो देखो ड्यूरिंग द रिएक्शन नहीं निकालेंगे, मतलब ये होता है। जाहिर है, अगर नहीं निकालेंगे तो फिर निकाल लेगा क्या? अगर मैं एक फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक रिएक्शन में गैस कलेक्ट करना चाह रहा हूं,
तो मैं उस सिस्टम को ऐसे बनाऊंगा ना कि वो क्लोज रहे, वरना तो अगर मैं ओपन कंटेनर में शुरू कर दूं गैस रिलीज हो जाएगी। यस और सर फर्मेंटेशन में क्लोज सिस्टम यूज होता है ना? फर्मेंटेशन में होता है। अभी जो हमने गैस सिरिंज वाले सेटअप पढ़े हैं जिसमें गैस सिरिंज लगाकर वो गैस कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो भी क्लोज सिस्टम होता है। सही। ठीक है सर। ठीक है, अब सवाल क्या पूछता है, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दो कैरेक्टरिस्टिक बताएं। तो ये तो डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है। क्या होता है डेफिनेशन बेटा बच्चा? रेट ऑफ, जी पहली बेसिक कंडीशन क्या होती है? फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल रेट। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction। ये तो पहली कंडीशन हो गई। और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट मजीद चेंज होती है, कांस्टेंट। प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, रिवर्सिबल रिएक्शन वाला चैप्टर याद कीजिए। दो ही कंडीशन होती हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाता है, रेट बराबर हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो आपको दो कैरेक्टरिस्टिक लिखनी थी, दोनों लिखी आपने। ठीक है, रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन क्लोज कंटेनर। अरे वो यही तो पूछ रहा है, क्लोज सिस्टम क्या होता है। तुम ये क्या क्या नहीं ये लिखो, गलत होगा। चलिए जी आगे चलते हैं। कंप्लीट द टेबल 4.1 टू शो द इफेक्ट इफ एनी ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स एट इक्विलिब्रियम फॉर ईच चेंज ऑफ कंडीशन। ओके भाई, यहां पर ये रिएक्शन देखें, रिवर्सिबल रिएक्शन था। यहां पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन था ना भाई साहब, ये रिवर्सिबल रिएक्शन था। अब वो कह रहा है बताइए इस रिवर्सिबल रिएक्शन पर अगर नहीं रबीसा कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती, कांस्टेंट हो जाती है। इक्वल रेट होते हैं, रेट इक्वल होते हैं, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, टेम्परेचर इज डिक्रीज। तो टेम्परेचर का इफेक्ट याद है, एक्सो एंडो के लिहाज से हमने पढ़ा था। मैं याद, चलो रिवाइज करा देता हूँ। चलो क्या याद करोगे? टेम्परेचर का इफेक्ट क्या से पड़ा था रिवर्सिबल पे, कि एंडो के लिए अलग तरह था, एक्सो के लिए अलग से पड़ा था। हमने कहा था एंडो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो हमने क्या पढ़ा था, एंडो को हीट चाहिए तो उसे देने से फायदा होगा और ना देने से नुकसान होगा। क्या मतलब? अगर एंडो को हीट देंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा और मोर प्रोडक्ट बनेगा, और अगर एंडो को हीट चाहिए थी और हमने नहीं दी तो बैकवर्ड शिफ्ट आएगा और मोर रिएक्टेंट बनेगा। ये जुगाड़ी तरीका याद है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होती हमें। इसी तरह एक्सो हीट रिलीज करता है, तो हमने क्या रट्टा लगाया था कि एक्सो हीट रिलीज कर रहा है तो इसको ऐसे अज्यूम कर लें कि इसको हीट नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए तो लो टेम्परेचर पे कराएंगे तो फायदा होगा, फायदे से मुराद फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, मोर प्रोडक्ट बनेगा। और अगर कहीं पर आपने इसको टेम्परेचर ज्यादा दे दिया तो इसमें बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा और बजाय मोर प्रोडक्ट बनने के मोर रिएक्टेंट बन जाएगा। तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट ये था। अब मुझे बताइए ये कैसा रिएक्शन है? यहां से नजर आ रहा है आपको, माइनस में वैल्यू दी हुई है। कैसा रिएक्शन है बेटा ये? एक्सोथर्मिक। एक्सो, तो वो कह रहा है एक्सो में टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो भाई क्या होगा? इफेक्ट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एट इक्विलिब्रियम। एक्स की कंसंट्रेशन क्या होगी? फॉरवर्ड फॉरवर्ड एक्स की कंसंट्रेशन रिमेन सेम। अरे इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, इंक्रीज इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंक्रीजेस। वेरी गुड। यहाँ शिफ्ट थोड़ी बताना है बेटा, वो कौन सवाल तो देखो ना, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब आपका बैकग्राउंड क्या है कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट आएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाएगी। अगला है कंसंट्रेशन ऑफ HCOH इज डिक्रीज। हाँ भाई, अगर HCOH की कंसंट्रेशन में डिक्रीज कर दूं तो क्या होगा? ये वाली साइड भारी हो जाएगी और ये बैकवर्ड शिफ्ट में चली जाएगी। ये सुनो जी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इसमें इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? पता नहीं, Decrease. रिमेन सेम। डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। जब बैकवर्ड शिफ्ट कह रहे हो तो सेम कैसे रहेगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। अरे अयास क्या कर रहे हो? बेसिक कॉन्सेप्ट में फंस गए हो भाई। जब मैं यहां से रिमूव कर दूंगा, इक्विलिब्रियम आ गया, जब मैं यहां से रिमूव करूंगा तो यहाँ गैप क्रिएट हो जाएगा ना रिएक्टेंट साइड पे, तो प्रोडक्ट उसे रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट होगा। जब बैकवर्ड में शिफ्ट होगा तो बैकवर्ड में शिफ्ट करने का मतलब क्या है? मोर रिएक्टेंट फॉर्म होगा। स्माइल क्लियर है तुम्हें? परिया पराचा? Yes, sir. वो कह रहे हैं ना concentration of HCOH is decrease। जब HCOH को मैं रिमूव करूंगा
तो क्या होगा, वहां वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट आने की वजह से एक्स ब्रेक डाउन होगा, इसलिए एक्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। फिर क्या कहा उसने, अबे नहीं भाई ये थोड़ी होता है, क्या चावलों वाली बातें कर रहे हो। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ HCOH एंड CH2COH आर डिक्रीज, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दी, इसकी भी और इसकी भी। अब क्या होगा, डिक्रीज दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दी, अब क्या होगा, एक्स डिक्रीज होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज की और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज की, तो दोनों में क्या फर्क होगा, दोनों में कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, लेकिन यहां पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स डिक्रीजेस फर्दर। ए भाई किसका माइक खुला हुआ है, उसके बाद क्या आ गया, कैटलिस्ट इज रिमूव्ड। हाँ भाई कैटलिस्ट रिमूव कर दे तो क्या होगा, नो इफेक्ट रिमेन सेम। नहीं डिक्रीज होगा ना, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट कैसे सर? क्यों डिक्रीज, डिक्रीज क्यों भाई, कैटलिस्ट सिर्फ स्पीड को फर्क डालता है ना बेटा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट को थोड़ी डालता है फर्क। तो बैकवर्ड्स शिफ्ट, बैकवर्ड्स ठीक है। रिएक्शन भी सेम होगा, कांस्टेंट होगा, इक्वल। हाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना, इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों स्लो, तो फिर इफेक्ट थोड़ी होगा सर कोई। अगर ये, ठीक है जी, बस लास्ट क्वेश्चन अगर है। ये थर्ड वाले पे हाँ बोलो बोलो बोलो। फर्दर ना लिखे तो मार्क्स कटेंगे? हाँ, नहीं मार्किंग सी में नहीं लिखा हुआ, मैं तो सिर्फ फर्दर इसलिए कहा कि आपको समझ जाए कि उसमें और तेजी से डिक्रीज होगी। सही, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख ले बेटा जल्दी से। ठीक है जी, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। Butane and but1ene are colorless gases at room temperature. Suggest why but1ene diffuses quicker than butane. डिफ्यूजन पे सवाल आ गया, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का सवाल। डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर वही मास पर। तो अगर but1ene तेज डिफ्यूज कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, but1ene lesser in molecular mass has less or lower relative molecular mass। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हेन ब्यूटेन अंडरगोस कंप्लीट कंबशन। हाँ भाई कंप्लीट कंबशन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, आगे देखते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। हाँ भाई अल्केन का रिएक्शन क्लोरीन से पढ़ा है हमने या नहीं पढ़ा, यस सर इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट पढ़ा हुआ है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन होती है। ड्यूरिंग द रिएक्शन वन हाइड्रोजन एटम इन ब्यूटेन इज रिप्लेस्ड बाय वन क्लोरीन। ऐसा ही होता था, हमने मीथेन का एग्जांपल दिया था और फिर और मुश्किल वाली एग्जांपल भी दी थी। मीथेन का एग्जांपल याद कीजिए, क्लोरीन से रिएक्शन होता था, अल्ट्रावायलेट एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता था, CH3Cl और HCl बनता था, और ये रिएक्शन चेन में हो सकता है जब तक सारे हाइड्रोजन ना निकल जाए। यस और नो? चलो, कहता है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच नीड्स अल्ट्रावायलेट लाइट। ऐसे रिएक्शन का नाम बताइए जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत हो जी। सब्स्टिट्यूशन। अरे यार नहीं, जो सही जवाब देगा मजा आ जाएगा। जो ज्यादातर बच्चे सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे और नहीं 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 मेरी जान, वेरी गुड। अदन ने जवाब दिया ये, याद कीजिए। एक्सो की एग्जांपल में लिख पाया था मैंने कि एनी रिएक्शन दैट इन्वॉल्व लाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल। भाई वो अल्ट्रावायलेट लाइट को हाईलाइट कर रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन लिख के आ जाओगे चपलों की तरह। सर वो क्या होता है सर, जिसमें लाइट इन्वॉल्व हो, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें लाइट इन्वॉल्व हो जाए, रेडिएशन इन्वॉल्व हो जाए। फोटो आप एक्सो एंडो वाला चैप्टर जाके देखें, वहां पर एंडोथर्मिक की एग्जांपल में मैंने लिखवाया हुआ है फोटोकेमिकल प्रोसेसेस जिसमें लाइट इन्वॉल्व हुआ। एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। ओके सर नहीं तो सवाल क्या पूछा था, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो एग्जाम में कितना खबीस होता है, पहले उसने तुम्हें ब्यूटेन और क्लोरीन का पूरा रेफरेंस याद दिलाया जिससे तुम्हारे ध्यान में सब्स्टिट्यूशन आ गया, और तुम गधे की तरह सब्स्टिट्यूशन लिख के आ जाओगे और मम्मी को आगे बोलोगे मिठाई बांटे, मैं सही करके आया हूँ, और एग्जाम में काट देगा उसको। स्टेट द पर्पस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। हाँ भाई अल्ट्रावायलेट लाइट जी बेटा। सर क्लोरीनेशन नहीं लिखेंगे? कैटलिस्ट क्यों लिखोगे बेटा, वो कैसा, आप एक मिनट रुक जाओ, अंग्रेजी पढ़ सकती हो। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच नीड्स अल्ट्रावायलेट लाइट। सवाल मुझसे बेहतर ट्रांसलेशन आती होगी ना आपको, ऊपर वाले रिएक्शन का नहीं पूछ रहा, वो क्या बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच नीड्स अल्ट्रावायलेट लाइट। ऐसे रिएक्शन का नाम बताएं जिसको अल्ट्रावायलेट
लाइट चाहिए। फोटोकेमिकल। अब समझ आता है कि क्यों नहीं लिखेंगे क्लोरीनेशन? जी सर। जी सर। भाई अल्ट्रावायलेट लाइट तो फोटोसिंथेसिस में भी चाहिए ना, क्या फोटोसिंथेसिस को मैं क्लोरीनेशन कह दूंगा क्या? ठीक है। हाँ जी, अब बताओ भाई अल्ट्रावायलेट लाइट क्यों चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए? टू प्रोवाइड, एनर्जी। अल्टरनेट अबे पाथवे टू। कैटलिस्ट कहाँ से हो गई एनर्जी करे? टू प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या चवले मारो, कैटलिस्ट कहाँ से हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना। ठीक है जी। चलो नेम द टाइप ऑफ, अब आ गया जारिश तुम्हारा वाला जो तुम मंजन बेच रही हो ना धीरे से, अब वो बात अब आ गई। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन वन, इसलिए कहते हैं गौर से पढ़ना, तुम लोग जिस तरह पढ़ रहे हो अल्लाह ही रहम करे। व्हेन एन एटम ऑफ क्लोरीन रिप्लेसेस एटम ऑफ हाइड्रोजन, अब क्या आ जाएगा? अब चाहो तो क्लोरीनेशन लिख दो या चाहो तो सब्स्टिट्यूशन लिख दो। इज दैट क्लियर? चलो भाई आइसोमर आ गया। आइसोमर, अब आइसोमर में गड़बड़ नहीं कर देना। Determine how many different structural isomers can form during this reaction. Okay, कहाँ गया भाई? How many structural isomers? आए देखते हैं। देखो ब्यूटेन क्या होता है? ये होता है 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है ना, ये ब्यूटेन होता है। आइसोमर का टॉपिक यूजुअली बच्चों को ट्रिकी लगता है। जब क्लोरीन से रिएक्शन होगा तो या तो क्लोरीन यहां आके लग सकता है इस कार्बन पर, ये पहला कार्बन है ना, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। और ऐसा भी हो सकता है इस पे लग जाए, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी होगी। ये सुनो, याद करो आइसोमर के टॉपिक में कराया था। अब कोई कहे कि सर अगर इस पे लग जाए तो तीसरी पॉसिबिलिटी है, क्या ये तीसरी पॉसिबिलिटी होगी सोएब, या ये रिपीटेड पॉसिबिलिटी होगी? रिपीटेड होगी। रिपीटेड क्यों होगी? क्योंकि देखो ये 1 है, ये 2 है, जब यहां लगेगा तो फिर हम काउंटिंग यहां से शुरू कर देंगे, 1 और 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर इन दो पर लग रहा है क्लोरीन तो वही रिपीटेड पॉसिबिलिटी की बात है। तो कितने पॉसिबल आइसोमर है बेटा? कितने आइसोमर पॉसिबल हुए फिर? दो। 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वो 5 तक पहुंच गया अल्लाह का बंदा। वो 5 पे कैसे पहुंच गया भाई? चलो तुम मुझे 5 बता दो यार। अबे क्या कर रहा है, 5 कहां पहुंच गया तू? अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो? आइसोमर पहले ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, इसका मतलब है कहीं गड़बड़ फंसी हुई है तुम्हारी। भाई 5 तुम मुझे बता दो कैसे होंगे तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सब नाम तो ना ले, अरे नाम थोड़ी ले रहा हूं तो तुम्हें किसको? भाई 1 2 3 4 कार्बन है, या तो क्लोरीन यहां लग सकता है, सही है, या फिर क्लोरीन यहां लग सकता है। यहां लगेगा तो ये 1 क्लोरोब्यूटेन होगा, यहां लगेगा तो 2 क्लोरोब्यूटेन होगा। इसके बाद थोड़ी आएगा, बात समझ आ रही है बेटा? इसके बाद अगर यहां या यहां लगाओगे तो 1 और 2 ही क्लोरोब्यूटेन होगा। चलो व्हेन ब्यूटी, अच्छा अभी आ गया ब्यूट 1 इन। ब्यूट 1 इन का मतलब क्या हुआ बेटा? ब्यूट का मतलब 1 2 आइसोमर ट्रिकी टॉपिक होता है बेटा, अच्छे से तैयार करना सारे बच्चे। ब्यूट 1 इन का मतलब 4 कार्बन पे पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। react with steam 2 possible products are formed, identify the type of catalyst। हाँ भाई कौन से कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है इसके अंदर? हाइड्रेशन है ना, ये हाइड्रेशन में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है? कई बच्चों ने मुझसे पूछा था पास पेपर में भी। H3PO3 या HgSO4। फॉस्फोरिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मर्क्यूरस सल्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपकी मार्किंग स्कीम में फॉस्फोरिक एसिड ज्यादा रिपीट हो रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। चलो आगे कहता है नेम एंड ड्रॉ द डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ 2 पॉसिबल प्रोडक्ट। कह रहे हैं 2 पॉसिबल प्रोडक्ट के फार्मूला बना लें। अब 2 पॉसिबल प्रोडक्ट कैसे बनेंगे बेटा? देखो क्या पॉसिबिलिटी है कि स्टीम क्या होती है, HOH। हो सकता है H यहां ऐड हो जाए और OH यहां ऐड हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि H यहां ऐड हो जाए और OH यहां ऐड हो जाए। यस और नो? 2 पॉसिबिलिटीज हैं। यस। ठीक है जी। आए जरा पहले डिस्प्ले फार्मूला बना लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है जी। यहाँ डबल बॉन्ड खत्म कर देंगे। मान लीजिए इस पे OH यहाँ ऐड कर दिया, H यहाँ ऐड कर दिया, और बाकी वैलेंसीज पूरी कर दीजिए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि H यहाँ ऐड कर दिया, OH यहाँ ऐड कर दिया, और बाकी वैलेंसीज पूरी कर दीजिए।
नाम भी बताना है, तो नाम क्या होगा बेटा? अल्कोहल है ना, अल्कोहल आर नेम्ड एज अल्केनोल, यस और नो? तो ये क्या होगा बेटा? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन 1-ओल, और ये क्या होगा बेटा? ब्यूटेन 2-ol 2-ओल, यस और नो? ब्यूटेन 1-ओल एंड ब्यूटेन 2-ओल, इज दैट क्लियर सर एवरीबॉडी? ये जो जी बेटा। नंबर है, जैसे ब्यूटेन 2 ओल है, तो दैट हम्म, डिटरमिन्स द आइसोमर। पोजीशन 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 के भाई सही। कहाँ लगा हुआ है। अब 1 और 2 की वजह से वो डिफरेंट हो गया ना स्ट्रक्चर। 1 पे लगा हुआ तो मतलब अलग है, 2 पे लगा हुआ तो मतलब अलग है। जी सही। ठीक है, और देखो इसको उसने पहले तुम्हें ब्यूटवनीन का जिक्र इसीलिए किया था कि तुम्हें समझ आए। ये जो 1 2 3 लगा होता है, ये पोजीशन बताता है कि कौन वो ग्रुप अटैच कहाँ पर है। तो सर इट ऑलवेज गोस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नहीं, नहीं, इट ऑलवेज नॉट, ये ऐसा नहीं है। मसलन अगर यहाँ पर मैं इमेजिन कर लेता कि मैं OH यहाँ लगा रहा हूँ। असल में मैंने नेमिंग का आइसोमर पढ़ाते हुए बताया था कि जो नंबरिंग होती है ना, वो उस तरफ से होती है जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ रहा हो। अगर OH यहाँ लगा होता है ना, तो हम काउंटिंग यहाँ से करते हैं, 1 2 3 यहाँ उससे हो जाता है। सही। काउंटिंग जो नंबरिंग का एतबार होता है वो वहां से होता है जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 4 और 5, अगर डबल बॉन्ड यहाँ लगा होगा तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। लेकिन अगर डबल बॉन्ड यहाँ लगा होगा तो नंबरिंग यहाँ से होगी। ठीक है, सही। इसी तरह अगर OH यहाँ लगा हुआ है तो नंबरिंग यहाँ से होगी, और अगर OH यहाँ लगा हुआ है तो नंबरिंग यहाँ से होगी। जहां से ग्रुप करीब होता है नंबरिंग वहां से होती है। इज दैट क्लियर? यस। चलो, आखिरी सवाल की तरफ जा रहे हैं बेटा, खत्म होने वाला है पेपर अल्हम्दुलिल्लाह। ब्यूट 1 इन अंडरगोज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ब्यूट 1 इन अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, स्टेट द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। हाँ भाई, एल्कीन कौन सी addition पॉलीमराइजेशन में addition जाता है भाई? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एडिशन। अब तुम देखो हर पेपर में पॉलीमराइजेशन आई है, हर पेपर में। ड्रॉ अ पार्ट ऑफ पॉलीमर शोन, ड्रॉ 3 रिपीट यूनिट्स। इसका तो जुगाड़ सर ने आपको बताया था। सबसे पहले ब्यूट 1 इन बना लो। ब्यूट 1 इन कैसे होता है? 1 2 3 4, ये आपके पास ब्यूट 1 इन आ गया। यस और नो? इज दैट क्लियर बेटा? ब्यूट 1 इन क्लियर यस है? सर। अब मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब भी पॉलीमर बनाने के लिए आएगा, सबसे पहले क्या करोगे? इस पर्टिकुलर पैटर्न को चेंज करोगे। किस पैटर्न में? इस पर्टिकुलर पैटर्न को किस में चेंज करोगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। अब देखो राइट वाले कार्बन पे क्या लगे हुए? 2 हाइड्रोजन, और लेफ्ट वाले पर 1 हाइड्रोजन, और एक तरफ ये C2H5। यस और नो? ये समझते हो नहीं समझते हो? भाई हमने जब पॉलीमराइजेशन आपको जुगाड़ सिखाई थी, तो जुगाड़ में बताया था कि आप पॉलीमर में इस ट्रिक को जहन में रखें कि आपने इस वाले पैटर्न में कन्वर्ट कर। अब इस वाले पैटर्न में कन्वर्ट करने का फायदा क्या होता है कि अब आपको पता है कि जो मोनोमर है वही पॉलीमर बनता है। यस और नो? जो मोनोमर ड्रॉ किया है वो पॉलीमर भी वैसे ही ड्रॉ होता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 रिपीट यूनिट बनाने, तो आप इसी चीज को 3 बार बना दोगे, 1 2 और 3, और फिर इनके डबल बॉन्ड को क्या करोगे बेटा? खत्म कर दोगे। इसकी जगह कौन से बॉन्ड आ जाएंगे? सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे, और फिर इनको आपस में कनेक्ट कर दोगे, कंटिन्यूटी का निशान शो कर दोगे, एन लगा दोगे। यस और नो? यस। यस सर। भाई इसी की प्रैक्टिस की ना काफिया, कि आप पहले याद रखो, जितने भी बच्चे हैं, पहले इस वाली फॉर्म को आपने डबल सेंट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या तरीका है? आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ये बना लिया, इस लेफ्ट राइट वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे, आपने ऊपर नीचे लगा दिए। लेफ्ट वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन ऊपर, और ये पूरा ग्रुप C2H5 ऐसे, ये वाली फॉर्म बना दी, तो बस फिर तो गेम ऑन है। फिर आपने क्या करना है? इसी स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करना है। 2 रिपीट यूनिट बनाए तो 2 बार रीड्रॉ कर लिया, 3 रिपीट यूनिट बोले तो 3 बार रीड्रॉ कर लिया, और रीड्रॉ करके फिर उनको आप डबल बॉन्ड खत्म कर देना है, उनको आपस में कनेक्ट करके कंटिन्यूटी का निशान भी बनाना है, ब्रैकेट भी बनाना है, और एन भी लिखना है। इज दैट क्लियर बच्चों? सर जी सर। जी बेटा बोलो। सर ये जो पुराने पेपर सेशन हुए थे उसमें मैं नहीं था सर जी, तो उसका रिकॉर्डिंग अपलोड कर किया है आपने?
जो गया वो गया। अबे यूट्यूब पर डल रही है, आज आ जाएगी जो पिछले वाले की होता, आज लग जाएगी वीडियो। ठीक है जी बेटा, वैसे पेपर खत्म हो गया। अब आप देखिए इस पेपर में हमने 80 मार्क का ये पेपर है, पूरा लिख कर किया है सर। इफ यू शो ऑल द हाइड्रोजन एटम, हाँ वो भी सही होगा। ठीक है जी, पूरा लिख कर सॉल्व किया और इसमें दरमियान में हमने टॉपिक भी रिवाइज किए हैं, तब भी हमें जाके 2.25 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह पेपर हमारा पूरा हो गया। बेटा समझ आया? इसमें हमारी मेटल एक्सट्रैक्शन की रिवीजन भी हो गई, इसमें हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन की रिपीटेशन भी हो गई, ग्रुप 7 की भी रिवीजन हो गई, एटॉमिक स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की भी रिवीजन हो गई, ऑक्साइड्स की भी रिवीजन हो गई, ग्रुप 7 की डिटेल प्रॉपर्टीज की रिवीजन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना? सॉल्ट Yes, की yes. सॉल्युबिलिटी, आयोनिक इक्वेशन, एसिड बेस, इंडिकेटर, ये सब चीजें रिपीट हो गई। मोल्स के क्वेश्चंस रिपीट कर लिए। ऑर्गेनिक भरपूर आई थी तो उसमें हमें एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ठीक है ना, आइसोमर, इक्विलिब्रियम, काफी इनरिच पेपर था जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया। अल्लाह का शुक्र है। सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. सर ये केमिस्ट्री के पास पेपर सेशन